देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट कॉमर्स के जून 2020 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में, अगली वीडियो में इवनिंग शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट से या कॉमर्स से या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहला ऑप्शन है रीड रिचर्डसन, दूसरा है कर्ट लेविन, तीसरा है डब्ल्यू ई डेमिंग, चौथा है सिडनी वेब एंड बैट्रिस वेब। इसका जो आंसर हो जाएगा सिडनी वेब एंड बैट्रिस वेब। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, इसको दिया था किसने, सिडनी एंड बैट्रिस वेब ने 1891 में। ये होता है जैसे एम्प्लॉय हो गया और एम्प्लॉयर हो गया, दोनों के बीच जो डिस्कशन होता है, बार्गेनिंग होता है, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। दोनों मिल के एक किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अगर एम्प्लॉय से अगर एडवाइस लिया जाए तो ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग में आता है। कोई भी इशू होता है तो दोनों मिल के रिजॉल्व करते हैं। डेमिंग किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। अब कट लेविन किससे रिलेटेड है, ये है, इन्होंने दिया था फोर्स फील्ड थ्योरी और चेंज मॉडल दिया था। तो फोर्स फील्ड थ्योरी क्या बोलता है, फोर्स फील्ड एनालिसिस एक ड्राइविंग फोर्स है, एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स। इसको बेसिक से समझते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ चेंज करना है। जैसे आप सोसाइटी में भी देखें, कुछ चीज़ चेंज होता है तो सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे नया नया आया था डिजिटल पेमेंट, तो सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोग कैश यूज कर रहे थे, बहुत लोग ऑनलाइन यूज कर रहे थे। तो इसमें दोनों तरीके के लोग होते हैं, तो इससे बैलेंस रहता है, कुछ लोग कैश देते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन। क्योंकि हर कोई क्या ऑनलाइन करना शुरू कर देगा तो कैश का भी कमी हो जाएगा मार्केट में। तो ये इस तरह से होता है। जैसे जीएसटी आया तो कुछ लोग उसके खिलाफ थे, कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। कोई चीज़ रीस्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका मॉडल चेंज किया जाता है या कुछ स्ट्रेटेजी चेंज किया जाता है। तो उसमें भी कुछ लोग होते हैं उसको रिसिस्ट करते हैं, कुछ लोग उसको ड्राइविंग फोर्स यानी हेल्प करते हैं चेंज करने में। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, दोनों एक बैलेंस बना के रखते हैं। एक तरफ होता है ड्राइविंग फोर्स, एक तरफ होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कुछ चेंज करे, कुछ मॉडल चेंज करे, उसका स्ट्रक्चर चेंज करे, उसके लिए उसको क्या करना होगा, ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाना होगा। ताकि मतलब वैसे लोगों को बढ़ाना होगा या मोटिवेट करना होगा जो चेंज को सपोर्ट करे, तभी वो चेंज कर पाएंगे। यानी जो विरोध करें उनसे ज़्यादा होना चाहिए सपोर्ट करने वाले की संख्या, तभी वो चेंज आसानी से कर पाएंगे। या तो उसको बढ़ाना होगा, अगर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं तो जो विरोध कर रहे हैं उसको घटाना होगा। जैसे जो एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं चेंज को, उसको कम करना होगा। कम कैसे करेंगे, या तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, मोटिवेट करके उसको कम कर सकते हैं ताकि वो भी चेंज का सपोर्ट करें। इस तरह से क्या होता है, फोर्स फीड एनालिसिस इन्होंने दिया था कट लेविन ने। ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाकर चेंज कर सकते हैं, यानी दोनों में ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए था। अगर ड्राइविंग फोर्स बढ़ा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ड्राइविंग फोर्स सेम ही है, अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्स को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी ये लागू होता है अपने सोसाइटी में, अपनी फैमिली में कुछ भी चेंज करना हो, ज़्यादा लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो यही है फोर्स फील्ड एनालिसिस। इसी पर इन्होंने दिया था चेंज मॉडल दिया था। एक पहले अनफ्रीज करेंगे, तुम देखेंगे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बाद उसको चेंज करेंगे, फिर उसको रिफ्रीज कर देंगे। ठीक वैसा ही है कि बक्सा खोला, कुछ डाला और फिर लॉक कर दिया। तो उसी तरह अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज कर देंगे। फिर फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर उसको अनफ्रीज करके चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से है। एक तरफ है मेजैन कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वेंचर कैपिटल। तो मेजैन कैपिटल फिनांसिंग क्या, ये डेट और इक्विटी का इसको बोल सकते हैं कि हाइब्रिड टाइप का फॉर्म है ये, उसको मेजैन फिनांसिंग बोलते हैं। प्राइवेट इक्विटी क्या है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ प्राइवेट फिनांसिंग अवे फ्रॉम पब्लिक मार्केट। ये क्या, जैसे पब्लिक मार्केट किसको बोलते हैं, शेयर मार्केट हो गया, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं हम किसी भी कंपनी में, जैसे सनसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया। ये क्या, उससे बाहर साइड से ये इन्वेस्ट करता है प्राइवेट इक्विटी, तो उसको प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे एच डी एफ सी है, ये इंडियन कंपनी है। अब इंडिया से इसको फंड मिल गया, मान ली शेयर इसने लॉन्च किया इंडिया में, इसको फंड चाहिए, इंडिया से मिल गया। अब इसको फॉरेन से भी फंड चाहिए, तो ये क्या करेगा, मान लिया अमेरिका से फंड चाहिए, तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ कस्टोडियन से कांटेक्ट करेगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन। इंडिया का जो डोमेस्टिक कस्टोडियन होता है वो हैंडल करता है इंडिया के शेयर मार्केट
शेयर, जितना भी शेयर होता है किसी कंपनी का, उसको वो क्या करेगा, अमेरिका के डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करेगा। उसका जो लोकल डिपॉजिटरी बैंक होगा ये अमेरिका है। अमेरिका। तो इस तरह से वो उसको कांटेक्ट करेगा। तो अमेरिका को कांटेक्ट करा, ये क्या करेगा, एडीआर इशू करेगा, यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये अमेरिका का है, इसलिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यहाँ पर शेयर नहीं चलेगा। तो एक एडीआर लॉन्च करे, एक मान लिया एक एडीआर मतलब एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या हो सकता है, 10 शेयर भी हो सकता है, 5 शेयर भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से जिस तरह वो फंड कलेक्ट करना चाहेगी कंपनी। तो इस तरह से एडीआर हो गया। तो ये क्या होगा, जब भी कोई कंपनी फॉरेन में अपना शेयर लॉन्च करती है, फॉरेन मार्केट में अपना शेयर बेचना चाहती है, तब उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का जरूरत पड़ता है। अगर अमेरिका का होगा तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी बोलेंगे, यूरोप का होगा तो ईडीआर बोलेंगे, यूरोपियन। तो ग्लोबली क्या होगा, ग्लोबली करना है तो उसको जीडीआर बोलेंगे। तो इस तरह से जीडीआर काम करता है। वही अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके करेगी तो उसको आईडीआर बोलेंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी एक आईडीआर का मतलब ये इंडियन कंपनी नहीं होगी, विदेशी कंपनी होगी, उसको इंडिया में आके शेयर बेचना है तो आईडीआर। इसका क्या है, स्टैंडर्ड चार्टर जो ब्रिटेन की कंपनी है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। और इंडियन कौन सी कंपनी है, जैसे एचडीएफसी है, वो अमेरिका में लिस्टेड है, अमेरिका के मार्केट में, जैसे न्यूयॉर्क का मार्केट हो गया। तो इस तरह से ये जीडीआर और अमेरिकन डिजिटल रिसिप्ट काम करता है। एडीआर, जीडीआर, ईडीआर इस तरह से काम करता है। जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके करेगी उसको आईडीआर बोलेंगे, इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके शेयर बेचेगी अपना तो उसको एडीआर बोलेंगे। इस तरह से ये काम करता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप पढ़ सकते हैं। वेंचर कैपिटल का एक तरह का फॉर्म होता है जो नई स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। उसको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में आगे अच्छा करेगी तो वो इन्वेस्ट करता है, इस तरह से वो कमाई करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फॉर्म। तो नॉर्मली बिजनेस फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर फिनांस की भाषा में देखा जाए तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, मार्केटिंग के भाषा में देखा जाए तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर का सेटिस्फाइंग बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से। एक तरफ है बिल बिशप, डी बर्ड, डैनियल एस जोनल, जेफरी एफ रेपोर्ट। दूसरी तरफ है मैनेजिंग इन मार्केटिंग मार्केट स्पेस, कॉमेंस इन डायरेक्ट मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज, ऑनलाइन मार्केटिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, यानी बिल बिशप किससे रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फॉर डिजिटल एज, इन्होंने बुक लिखा। डी बर्ड किससे रिलेटेड है, कॉमेंस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। सी डैनियल एस जोनल किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन मार्केटिंग। डी जेफरी एफ रेपोर्ट, ये मैनेजिंग द मार्केट स्पेस। ये एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ, एक तरफ ऑथर का नाम दिया हुआ, एक किसी कोई बुक का नाम भी है, कोई आइडिया का भी नाम है। मार्केट स्पेस क्या होता है, जैसे ऑनलाइन स्पेस इसको बोल सकते हैं। जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन, उस पर जितना भी हमें देखने को मिलता है सब जो वर्चुअल मार्केट उसको बोलते हैं, तो वो सारा हम मार्केट स्पेस उसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग आप समझते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करना कॉल से, ईमेल से। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल पे, इंटरनेट पे मार्केटिंग करना। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल। तो सी का क्या होगा, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज़ ए फॉर्म एट ए स्पेसिफिक वेंचर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगा, यानी बी का 2 और सी का 3। तो ये किस किस में है, बी का 2 और सी का 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी सबका सामने सामने का ऑप्शन सही है। म्यूचुअल एजेंसी क्या होगा, पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, इट कैन बी फॉर्म्ड विद ए मिनिमम ऑफ 2 इंडिविजुअल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू दियर नॉमिनी। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 3 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप बनाता है या उससे ज़्यादा। लिमिटेड में क्या होता है, इट अलाउ फॉर ए पार्टनरशिप स्ट्रक्चर वेयर इच पार्टनर्स लायबिलिटी आर लिमिटेड टू द अमाउंट दे पुट इनटू द बिजनेस, यानी जितना भी अमाउंट वो बिजनेस में लगाती है, अमाउंट के हिसाब से उसका लायबिलिटी बनता है। हैविंग बिजनेस पार्टनर मीन्स स्पीडिंग द रिस्क, लेवरेजिंग इंडिविजुअल स्किल एंड एक्सपर्टाइज एंड एस्टेब्लिशिंग ए डिवीजन ऑफ लेबर।
लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स दैट इफ द पार्टनरशिप फेल देन क्रेडिटर कैन नॉट गो आफ्टर ए पार्टनर्स पर्सनल एसेट और इनकम। यानी कोई भी पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप मान लिया फेल होता है तो ऐसा नहीं कि तीन पार्टनर, एक पार्टनर फेल होता तो उसका प्रॉपर्टी कोई दूसरा ले लेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर कॉमन इन प्रोफेशनल बिजनेस लाइक ए लॉ फर्म, अकाउंटिंग फर्म एंड वेल्थ मैनेजर। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सिक्वेंस। तो यहाँ पर मार्केटिंग का प्रॉपर सिक्वेंस दिया गया, तो पहले मार्केटिंग प्रोसेस देख लेते हैं। इसको यहाँ पर दिया हुआ है, पहला प्रोसेस अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड एंड वांट। तो पहले क्या करेंगे, कस्टमर का नीड एंड वांट जानेंगे, तभी तो उस हिसाब से मार्केटिंग करेंगे। तो पहले रिसर्च करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन लेंगे, रिसर्च करेंगे, तब पता चलेगा कस्टमर का क्या ख्वाहिश है, क्या चाहता है, उसका नीड वांट क्या है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा डिजाइन है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब नीड एंड वांट पता चल गया तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कौन से कस्टमर को हमें सर्व करना, कस्टमर को सर्व करें, सेलेक्ट करेंगे किस एरिया है कस्टमर को सर्व करना है। उसके बाद क्या करें, कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, 4P आ जाएगा। जब सब कुछ पता चल जाएगा तो पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमर जो चाहता है वो प्रोडक्ट, उसका प्राइसिंग रखेंगे अपने हिसाब से, कॉस्टिंग के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से सामंजस्य बैठाल के। उसके बाद प्लेस डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से करेंगे, किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद प्रमोशन किस तरह प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाएंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, क्या करेंगे। जब प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या करेंगे, सेल होने के बाद क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट डिलाइट। अब जो प्रोडक्ट बेच देंगे उसके बाद क्या करेंगे, कस्टमर से रिलेशन बनाएंगे ताकि वो फिर दोबारा हमारा प्रोडक्ट खरीदें। लास्ट में क्या होता है, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। अब जो भी फीडबैक मिलेगा कस्टमर से उस हिसाब से हम फिर से अपना प्लान तैयार करेंगे। कस्टमर अगर खुश है तो अच्छा रिलेशन बनेगा, अगर नहीं खुश है तो उसका फीडबैक लेके अपने प्रोडक्ट में सुधार करेंगे। इस तरह से लॉन्ग टर्म रिलेशन उससे बनाएंगे और उससे जो फीडबैक मिलेगा हम फिर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो ये था मार्केटिंग प्रोसेस। इसका जो आंसर हो जाएगा CEADB। सी में क्या था, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड एंड वांट, तो सी हो जाएगा। ई में क्या था, डिजाइन है कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटजी। ए में क्या है, कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। डी क्या है, इंगेज कस्टमर्स, बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। और बी क्या है, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर। सेम टू सेम था ये। अगला क्वेश्चन, मोहन हैज रेंडर्ड हिज सर्विस इन इंडिया एंड रिटायर्ड इन 2015। He then shifted and settled in Singapore. The person received by him for such service would be। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, डीम टू एक्योर और एराइज इन इंडिया। यानी इंडिया ही में वो कमाना शुरू किया, इंडिया ही में दिए गए सर्विस के हिसाब से उसको पेंशन मिल रहा, ना कि विदेश में, भले ही रह रहा है वो सिंगापुर में कहीं भी, सर्विस उसने इंडिया में दिया था उसी हिसाब से उसको मिल रहा है क्या, पेंशन। तो उसको हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन से, फॉर्म ऑप्ट फॉर बाइंग एन एसेट इफ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द बेस्ट लीज रेट इट कैन गेट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी फॉर्म है तो आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेना है तो लीज पर लेंगे, मान लें लीज पर सालाना 50,000 रुपया पड़ रहा है, लेकिन आपको जब खरीदते हैं उसको तो थोड़ा कम पड़ता है, तो कम पड़ता है तब क्या करेंगे, लीज पर नहीं लेके प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। रीजन क्या बोलता है, ऑपरेटिंग लीज आर अट्रैक्टिव टू इक्विपमेंट यूजर इफ लीज पेमेंट इज लेस देन द यूजर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट। अगर आप खरीदने से सस्ता लीज पे पड़ रहा है तो क्या करेंगे, लीज पर ले लेंगे। रीजन ये बोल रहा था। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो लीज के बारे में देखते हैं। लेसर कौन होता है, लेसर ऑनर होता है। प्रॉपर्टी के ऑनर को क्या बोलेंगे, लेसर बोलेंगे। जो प्रॉपर्टी लिया उसको लेसी बोलेंगे। तो लीज कई तरीके का होता है, फिनांस और ऑपरेटिंग। फिनांस का होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ऑपरेटिंग लीज का होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेल एंड लीज बैक का क्या मतलब होता है, सेल एंड लीज बैक में होता है जैसे आपके पास तो प्रॉपर्टी है लेकिन आपके पास कैश नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, कैसे आप फैक्ट्री खोलेंगे, कोई कंपनी खोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, जिससे बेचेंगे उसी से वापस लीज पर ले लेंगे। इससे क्या हुआ, आप अगर आप बेच दिए तो आपके पास कुछ पैसा आ गया, उसी से लीज पे ले लिया, आपके पास प्रॉपर्टी आ गया वापस इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं सेल्स एंड लीज बैक। डायरेक्ट लीज क्या होता है, उससे डायरेक्ट हम लेते हैं, ऑनर जो है सीधे इन्वॉल्व होता है। सिंगल इन्वेस्टर वर्सेज लेवर्ड इन्वेस्टर। सिंगल इन्वेस्टर में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेसर अरेंज मनी टू फिनांस एसेट, लेंडर्स इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम लेसर ओनली एंड नॉट फ्रॉम
लेसी, यानी इसमें क्या होता है, जो भी लीज पर लेता है वो खुद मनी का अपना बंदोबस्त करता है, पैसा खुद से लगाता है। लेकिन लीवर्ड में क्या होता है, वो कर्ज लेता है, बैंक से लोन लेके लीज पे लेता है। डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में क्या होता है, दोनों एक ही कंट्री के होते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है, एक अलग कंट्री का होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग और फिनेंशियल लीज में डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, डिपेंड्स ऑन द स्केल, डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन एंड स्केल, इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ स्केल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट। यहाँ पर ध्यान देने का वाला बात है, नॉट वाला क्वेश्चन बहुत आया था। नॉट है मतलब नहीं सही है, तो नीचे वाला दो सही है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है दोनों के, ओरिजिन की और स्केल के। बाकी तीनों गलत है। तो तीनों कौन सा गलत है, ए बी सी इसका गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत होगा। यानी आंसर सही होगा वो, लेकिन ए बी सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन ये होता है जैसे दो चीज़ है, वो दोनों का एसोसिएशन, जो वेरिएबल है उसके एसोसिएशन को हम कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे का कोरिलेटेड। बारिश कम होगी तो ठंड भी कम होगा, जैसे बरसात के दिनों में होता है, थोड़ा ठंड फील करता है, ऐसा होता है। धूप निकलेगी तो ठंड कम होगा, धूप नहीं निकलेगी तो ठंड बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे का कोरिलेटेड है। लेकिन उल्टा है, अगर एक बढ़ेगा एक घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। अगर दोनों बढ़ेगा, एक बढ़ने से एक बढ़ेगा, दोनों पॉजिटिव है। जैसे आप मेहनत ज़्यादा करेंगे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो दोनों क्या होगा, मेहनत बढ़ा रिजल्ट बढ़ा, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। वो पॉजिटिव कोरिलेटेड एक दूसरे का, मेहनत और रिजल्ट। अगर एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो उसको निगेटिव। जैसे आप ज़्यादा सोएंगे पढ़ेंगे कम, तो रिजल्ट भी आपका अच्छा नहीं आएगा, कम आएगा। तो ज़्यादा सोएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे का निगेटिव को रिलेटेड हो गया। ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन के। अब -1 से 1 तक होता है। मान लिया जितना परसेंट एक बढ़ा उतना ही परसेंट दूसरा बढ़ेगा, तो वो 1 हो जाएगा। जितना परसेंट एक बढ़ा उतना ही परसेंट दूसरा घटेगा, तो वो -1 उसका कोरिलेशन हो जाएगा। यानी 1 और -1 को एक्सट्रीम कोरिलेटेड बोलते हैं, यानी इससे ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होगा, दोनों के बीच में ही होगा कोरिलेशन का वैल्यू। टाइप्स देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने समझा दिया। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा तो पॉजिटिव, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो नेगेटिव। सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। सिंपल में होता है नॉर्मली जो ऐसा कोरिलेशन होता है। पार्शियल में क्या होता है, कुछ पार्ट बढ़ता है, कुछ पार्ट कोरिलेट होता है, कुछ पार्ट नहीं होता। मल्टी कोरिलेशन में क्या होता है, एक के बढ़ने से 2-3 चीज़ घटता या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। डिमिनिशिंग marginal utility, diminishing marginal rate of substitution between the commodity, diminishing marginal rate of technical substitution, ordinal measurement of utilities, diminishing marginal utilities of money। तो इसको देख लेते हैं, इसका जो आंसर है बी और डी होगा, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द कमोडिटी, और क्या होगा, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, द मार्जिनल यूटिलिटी कैन डिक्लाइन इनटू नेगेटिव यूटिलिटी, इट मे बी बिकम इंटायरली अनफेवरेबल टू कंज्यूम अनदर यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट। जैसे आपको भूख लगा, मान लिया भूख छोड़ दीजिए, एक एग्जाम्पल लेता है, आपको मिठाई खाने का मन है, तो आपने क्या किया कि मिठाई खा लिया, तो आपको बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आ गया यार, बहुत दिन हुआ मिठाई खाए हुए, खा लिए। लेकिन क्या होगा, दूसरा मिठाई खाएंगे तो पहले वाले में जितना मज़ा आया आपको, दूसरे मिठाई में आपको नहीं आएगा उतना मज़ा। फिर तीसरा खाएंगे उससे भी कम मज़ा आएगा, तो चौथा पाँचवा खाने लगे, लास्ट में आपको मिठाई खाने का मन ही नहीं करेगा। सेम चीज़ जो है किसी भी चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में यूज टू हो जाता है आदमी। तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे यूनिट, उसका यूटिलिटी कम होता जाएगा, लास्ट में ऐसा होगा माइनस हो जाएगा। ज़्यादा मिठाई खाएंगे आपको उल्टी जैसा फील होने लगेगा, तो उल्टा ही हो जाएगा, वो मज़ा तो दूर की बात, मूड खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। अगला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये क्या है, इसमें क्या है कि जैसे बताया गया है कि जैसे 2 केला और 1 एप्पल, तो 2 केला अगर खाते हैं और 1 एप्पल खाते हैं, दोनों में यूटिलिटी आपको सेम मिलेगा। तो आप जैसे 1 एप्पल खा लिए, फिर 2 केला खा लिए, फिर 1 एप्पल खा लिए, इस तरह से क्या होगा, आप यूटिलिटी अब मेंटेन ज़्यादा टाइम तक कर पाएंगे। उसमें क्या था, अगर एक ही सेब लगातार खाएंगे यूटिलिटी तुरंत घटेगा, आपका मन भर जाएगा। इसमें क्या थोड़ा चेंज करके खाएंगे, लेकिन यूटिलिटी दोनों में सेम मिल रहा है। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन है, ये सब्सटीट्यूट होगा, तो ये इंडिफरेंस कर्व में यहाँ पर दिखाया गया, ये क्वेश्चन में आपको आया था। तो गुड एक्स और गुड वाई यहाँ पर दिखाया गया है, दोनों का इतना इतना यूनिट आप लेंगे तो आपको सेम लेवल का आपको यूटिलिटी मिलेगा।
अब है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पर दिया है विच यू कैन सब्स्टिट्यूट वन इनपुट सच एज लेबर फॉर अनदर इनपुट सच एज कैपिटल विदाउट चेंजिंग लेवल ऑफ रिजल्टिंग आउटपुट। ये क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, एक लेबर कम कर देंगे, थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा देंगे तो आउटपुट सेम ही आने वाला है। अगर लेबर बढ़ा दिए कैपिटल कम कर दिए, या कभी कैपिटल बढ़ा दिए लेबर कम कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट टाइम तक होता है, ऐसा नहीं कि पूरा लेबर ही घटा दिए, अकेला कैपिटल से क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कुछ नहीं होगा। या फिर लेबर है पूरा कैपिटल ही हटा दिए तो सिर्फ लेबर क्या करेगा, उससे क्या आउटपुट बनेगा, कुछ नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी जो भी आपको गेन होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, तो उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल में क्या होता है, इसको नंबर में मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें 10 यूटिलिटी मिला, हमें 5 यूटिलिटी मिला। लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम ये रैंक कर सकते हैं कि हमें एप्पल खाने से ज़्यादा मिला, बनाना खाने से थोड़ा सा कम मिला, ये रैंक कर सकते हैं किससे किससे। तो कार्डिनल में क्या होता है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है ये कि आप हर चीज़ को नंबर में डिनोट नहीं कर सकते उसमें, ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इसमें क्या है कि जैसे मनी से रिलेटेड है, इट रेफर टू यूटिलिटी दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स विच ही और सी कैन बाई फॉर ए रुपी। एग्जाम्पल, इफ़ ए रुपी कैन बाई 100 ग्राम ऑफ शुगर एंड 50 ग्राम ऑफ राइस। तो ये क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या दिखाता है कि 1 रुपया में आप कौन कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आप 1 रुपये का ज़माना नहीं, 100 रुपीज़ ले लेते हैं। अगर 100 रुपीज़ में आप मान लिया 2 kg शुगर ले सकते हैं और 3 kg एप्पल ले सकते हैं मान लिया, या 1 kg एप्पल ले सकते हैं। 100 में 1 kg एप्पल और 2 kg शुगर, इस तरह से इसको कंपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय ए पर्सन व्हेन ही गेट्स एंग्री एट हिज चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज ही हैड ए बैड डे एट वर्क। मतलब कोई भी बंदा अगर घर आकर डांटने लगता है बच्चों को, बीवी को या किसी को, क्योंकि उसका दिन आज ख़राब था, ऑफिस में अच्छा दिन नहीं था, तो ये किस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो पहला है डेनियल, दूसरा रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब किसी का गुस्सा किसी पे उतारना, अगर बॉस को अगर वो डांटता तो उसकी नौकरी चली जाती, तो क्या करेगा, एंगर कहाँ निकालेगा, तो घर पे आके निकाल देता है। इससे क्या, तो उसका एंगर में निकल जाता है, घर वाले कुछ बोलेंगे भी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा उसको, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगला है डेनियल। डेनियल में क्या होता है कि हम जो चीज़ करते हैं हमें कोई बताता था, हम इनकार कर जाते हैं। जैसे किसी चीज़ का एडिक्शन हो, मान लिया सिगरेट कोई पीता है, उसको अगर बोलेंगे कि तुम सिगरेट पीते हो, तो क्या करें, इनकार कर जाएगा, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। या उसी तरह शराब हो या कोई भी गलत आदत हो, वो इनकार कर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डेनियल बोलते हैं। रिप्रेशन एंड सपर्सन। रिप्रेशन और सपर्सन क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ पास्ट में अगर कोई चीज़ देख लिया उसके बाद से प्रेजेंट पे असर हो, दिमाग में आता रहता है वो। जैसे किसी को गाली देते सुन लिए, तो क्या होगा, उससे जब बात करेंगे फ्यूचर में तो उसका गाली याद आएगा हमको कि ये बंदा जो है बहुत ही गाली देता, अच्छा बंदा नहीं है। किसी को शराब पीते देख लिए तो हमारे दिमाग में आए ये बंदा शराबी है। या कोई बहुत ही मतलब क्रूर हरकत करते हुए किसी बच्चे ने देख लिया तो वो बच्चा उससे डरेगा, हमेशा डरेगा उससे। ये हो गया रिप्रेशन एंड सप्रेशन। चौथा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है हम करना चाह रहे हैं तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मान लिया किसी को पीटने का मन है, मान लिया गुस्सा हमको बहुत ही किसी को मारने का मन है, तो क्या करेंगे, सोसाइटी तो हमें ये करने नहीं देगी, सही भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक रीजनेबल तरीके में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको बॉक्सिंग करना शुरू कर देंगे, बॉक्सिंग में मारेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ताली बजाएगा। ये होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी को लाइक नहीं करते तो उल्टा क्या है, वो हमें लाइक नहीं करता, ये बोलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट करते हैं खुद को। प्रोजेक्शन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व टेकिंग आवर ओन अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी फॉर फीलिंग एंड असर्टिंग देम टू अदर पीपल। यानी अपना जो है हम उसको लाइक नहीं करते हैं, सेम क्वालिटी सामने वाले के हिसाब से प्रोजेक्ट कर देते हैं कि वो हमें लाइक नहीं करता। अगला है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। द डिफेंस मैकेनिज्म अलाउ अस टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल इमोशन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड इंस्टीड फोकस ओनली ऑन द इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। मान लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हमें नहीं सोचना है और फोकस करना है इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट पे। जैसे ए पर्सन हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद ए टर्मिनल इलनेस, तो
तो अगर वो कोई बीमारी से उसको डायग्नोस हुआ तो बीमारी के बारे में नहीं सोचेगा ज़्यादा कि हमें ये बीमारी होगा, बल्कि वो उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि बीमारी है क्या, इसको कैसे दूर करें। रेशनलाइजेशन क्या? रेशनलाइजेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और फीलिंग इन ए रेशनल और लॉजिकल मैनर, अवॉइडिंग द ट्रू रीजन फॉर ए behavior. For example, a person who is turned down a date might rationalize that situation as saying that they were not attracted to the other person anyway. मान लिया उसे कोई रिजेक्ट कर दिया तो क्या बोला, उसकी तो हंसी हो जाएगी, तो क्या बोला कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं था, बंदा या कोई बंदी नहीं थी पसंद। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन में क्या है कि वेन मतलब ये काउज एंड इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ स्टैटिस्टिक में, उसी तरह यहाँ भी अप्लाई होता है। सिचुएशन के हिसाब से उसका हरकत होता है। जैसे लड़कियों का आदत था किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रोने लगती है, तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा उसका रोना निकल जाएगा। लड़कों के साथ भी ऐसा हो सकता है, लड़के क्या करते हैं ज़्यादा ये हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड है। कोई सिचुएशन में कोई हंसेगा तो वैसा सिचुएशन जब भी मिलेगा वो हंसना चालू कर देगा या रोना चालू कर देगा, जो भी उसका सिचुएशन के हिसाब से सेट हो जाता है उसका बिहेवियर, कि जब भी वैसा सिचुएशन आएगा उसका बिहेवियर सेम टू सेम होगा। ये हो गया रिग्रेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन रिड्यूस एंजाइटी बाय टेकिंग अप अपोजिट फीलिंग इम्पल्स और बिहेवियर। मतलब किसी को हम लाइक नहीं करते ना तो उसको उल्टा बोलेंगे कि हम तुमको बहुत अच्छा लाइक करते हैं। ये हो गया फीलिंग को छुपाना, रिएक्शन अलग देना। अदर में आ जाता है एक्टिंग आउट, इसको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। एम इनहिबिशन, अल्टरिज्म, अवॉइडेंस, कंपनसेशन, डिसएसोसिएशन, फैंटेसी, ह्यूमर, पैसिव एग्रेशन, अनडूइंग। अगला क्वेश्चन है सम डॉक्टर चार्ज पेशेंट फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्ट only at the point and disappeared when the patient did not show up। an example of कौन सा सर्विस को कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है इंसेपारेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी और पेरिसेबिलिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेरिसेबिलिटी हो जाएगा। अब समझते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। इंटेंजिबिलिटी के क्या मतलब है? इसको टच नहीं कर सकते हम, कोई भी सर्विस को टच नहीं कर सकते। जैसे बैंकिंग है उससे सर्विस ले सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इनसेपारेबिलिटी ये क्या होता है? कंजम्पशन से सेपरेट नहीं कर सकता। आपको बैंकिंग का सर्विस चाहिए, आपको बैंक जाना होगा, आप घर बैठे बैठे कैसे लेंगे? या तो ऑनलाइन में सर्विस होगा तो आपको अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा बंदा आपके बदला में नहीं लेगा। जैसे आपको हेयर कट कराना तो आप ही को जाना होगा, आपका दोस्त तो कराएगा ना आपका बदला। वेरिएबिलिटी क्या होगा? पर्सन टू पर्सन। आप मान लो हेयर कट कराने गए, एक बंदा हेयर कट करेगा उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, दूसरा बंदा करेगा उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा, सबका अलग अलग, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। पेरिसेबिलिटी का क्या मतलब है? कि उसी टाइम जाना होगा आपको। जैसे बैंकिंग सर्विस लेना था आपको 10 to 4 ही बैंक जाना होगा ना, उसके बाद तो बैंकिंग सर्विस आपको मिलेगा नहीं। तो उसी तरह हेयर कट का आना है तो उसी टाइम होगा। ऐसा नहीं कि हेयर कट अभी होगा आप बाद में जाएंगे, दोनों का एक ही साथ काम है ना, अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेरिसेबिलिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से स्टीफन लिंडर है, रेमन वर्नन है, हेक्चर ओलिन है, एडम स्मिथ है। दूसरी तरफ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी। तो स्टीफन लिंडर ने क्या दिया था? कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी दिया था। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी का क्या मतलब है? जब भी कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, ज़्यादा बन गया या उसको मार्केट एक्सपेंड करना, तो सबसे पहले कहाँ एक्सपेंड करेगी? वो रिलेटेड मार्केट में। जैसे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनता है तो कहाँ एक्सपेंड करेगा? पाकिस्तान में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो ईरान जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का प्रेफरेंस थोड़ा बहुत सेम होता है, थोड़ा बहुत का मैक्सिमम सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर उसको बिजनेस करने में थोड़ा आसानी होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा वो। दूसरा है रेमन वर्नन, ये क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन्होंने दिया था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है अपने कंट्री में तो उसको क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्री में, लेकिन लास्ट में आते आते क्या करना पड़ता है? उसको उल्टा इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे आईफोन शुरू में बना था, कहाँ बना था? अमेरिका में, लेकिन बाद में क्या हुआ? यह है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो बाद में क्या हुआ? चाइना में बनने लगा तो उसको उल्टा इंपोर्ट करना पड़ता अमेरिका को आईफोन, जबकि वहीं से बना हुआ आईफोन है। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, रेमन वर्नन ने इसे दिया था। टू फैक्टर थ्योरी क्या है? टू फैक्टर थ्योरी ये बोलती है, इसको हेक्चर ओवलिन ने दिया था, इसको फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी बोलते हैं। इसमें क्या है कि इनका कहना था कि जो कंट्री जिस चीज़ में
इन्फ्लुएंस हो, जिस चीज़ में उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो, उसको बनाना चाहिए। जैसे इंडिया के पास लेबर बहुत है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत है, तो इंडिया को लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए। अमेरिका के पास कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत है, तो उसको क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए। इनका ये कहना था। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज इज व्हेन ए प्रोड्यूसर कैन प्रोवाइड ए गुड्स और सर्विस इन ग्रेटर क्वांटिटी फॉर द सेम कॉस्ट। यानी मान लें 100 रुपीज़ कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सा प्रोडक्ट का बनाएगा, वो प्रोडक्ट इसको बनाना है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये बोलता है। एक है कॉम्पेटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ये किस पे बात करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से बात करता है। कॉम्पेटिटिव एडवांटेज इज एन इकोनॉमी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जिस कोई भी प्रोडक्ट, मान लिया 2 प्रोडक्ट है, तो अगर दोनों प्रोडक्ट में सबसे कम कॉस्ट यहाँ लगेगा, मान लिया एक प्रोडक्ट है इंडिया में उसका कॉस्ट 5000 लगेगा बनाने में, अमेरिका में उसका कॉस्ट लगेगा 10,000, तो क्या होगा, उसको इंडिया में बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिवली सस्ते में बन जाएगा। लेकिन किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ बनाने का 5000 है, अमेरिका में बनाने का 2000 है, तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा अमेरिका में बना लेंगे जाके, या फिर अमेरिकन कंपनी बनाएगी। इस तरह से कंपेयर करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। एक तरफ है बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट और थ्योरम ऑफ एडिशन। तो ये प्रोबेबिलिटी से है, तो पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो जैसे एक कॉइन है, ये कॉइन है, इसमें होता है हेड टेल, तो इसको उछालेंगे तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, हेड या टेल आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 हो जाएगा, यानी कोई एक ही आएगा। दो इसका रिजल्ट है। अगर लूडो का डाइस ले लेते हैं, इसमें 6 होता है, तो इसका अगर एक आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6। अगर बोलेंगे कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर कौन कौन सा हो गया, 2, 4 और 6 हो गया, 3 हो गया, तो उसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/6। जो आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना टोटल आउटकम है वो नीचे लिखेंगे। तो जो आउटकम है इन एक्सपेक्ट करें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऐसा नहीं कि 6 या 4 लिख देंगे, 2, 6, 4 टोटल कितना 3 है, इसलिए 3/6, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसको एडिशन कैसे करते हैं, जैसे एक सेट है, इसमें मान लिया 1, 3, 5 आया, और दूसरा सेट है इसमें 4, 2, 6 आया। तो इसको अगर एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मान लिया ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो एडिशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, एडिशन थ्योरम क्या दिया हुआ है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, नॉर्मल है। और कंप्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे कंप्लीमेंट्री यहाँ पर हमने देखा कि 1/2 आया, हेड या टेल का प्रोबेबिलिटी। मान लिया डाइस में क्या हो गया कि 2/6। मान लिया अगर कहेंगे कि 1 और 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या था, 2 आउटकम है तो 2/6 होएगा। लेकिन कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, नहीं आने का। तो बोलेंगे हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मतलब है कि टेल ही आएगा हमेशा। तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो उसका भी तो 1/2 ही हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, नहीं आने का ये होगा। या फिर उसको 1 माइनस से कर देंगे, तो 1 माइनस क्यों हो गया, मान लिया 2 आउटकम है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 बराबर 1 हो गया। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 ही आता है। तो इसमें क्या होगा कि ये हेड है और ये टेल है। अगर हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या कब होगा, जब टेल आएगा। तो टेल कब आएगा, 1 माइनस इसको 1/2 टेल का माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा नहीं आने का। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री में ये हो जाएगा। और कंप्लीमेंट्री का जो ये
ई के ऊपर जो डैश दिया हुआ है यही उसका सिंबल है कंप्लीमेंट्री का। उसके बाद कौन सा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कोई भी चीज़ अकर हो गया उसके हिसाब से उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मान लिया हॉस्टल है, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद आप पास करेंगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा। तो किसी ने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको हॉस्टल मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जब आपका सिलेक्शन होगा तभी तो हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा। तो पहले सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद उसके बेस पे हम क्या करेंगे, हॉस्टल में एडमिट होगा या नहीं होगा। मान लिया इसका प्रोबेबिलिटी आपका सिलेक्शन होने का 80% और इसका जो है 60% प्रोबेबिलिटी है। तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपका होगा, लेकिन ये सिलेक्शन होगा उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी है कि 60% आपका चांस है कि हॉस्टल में आपको एडमिशन मिलेगा या आप हॉस्टल में सिलेक्शन होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे फार्मूला इसका दिया हुआ है, इस फार्मूले पर सेट करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बेस थ्योरम अगला है। बेस थ्योरम भी क्या है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के हिसाब से ही है, क्योंकि जो अकर हो चुका है उस हिसाब से हम फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट देन स्टैंडर्ड एरर मीन इज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे पॉपुलेशन का अगर वेरिएशन निकालेंगे उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे, और सैंपल का क्या होगा, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका जो फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ मेन जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है S/√(n), या n मतलब जितना सैंपल का साइज है। लेकिन वहाँ पर क्या दिया हुआ था, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसका फार्मूला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ द एशियान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, दूसरा वियतनाम, तीसरा थाईलैंड, चौथा सिंगापुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, क्योंकि ये जकार्ता में एशियान का जो है हेड क्वार्टर। एशियान कब बना था, 8 अगस्त 1967 को, और इसमें टोटल जो है 10 मेंबर है और इसका जो हेड क्वार्टर है जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल कवर्स गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, अकाउंटिंग ऑफ स्कार्फ वेस्टेज मटेरियल ट्रांसफर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर और अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वेस्टेज मटेरियल ट्रांसफ़र। तो देखते हैं कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। ये मटेरियल का होता है, लेबर का होता है, ओवरहेड का होता है। मटेरियल में क्या होता है कि ये देखते हैं कितना मिनिमम ऑर्डर हमें किया है ताकि हमें स्टॉक आउट नहीं हो, या फिर कितना मैक्सिमम ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये पूरा मटेरियल से रिलेटेड है ये। और अगला है लेबर से रिलेटेड। लेबर में क्या होता है कि उस लेबर का अटेंडेंस करवाते हैं, फिर उसका डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस करवाते हैं, उसका काम देखते हैं, उसको कितना पेमेंट मिला, कितना उसने छुट्टी ली, सारा कुछ उसमें देखते हैं। ओवरहेड में क्या होता है, कितना ओवरहेड का खर्च है, ओवरहेड कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बजट से कुछ बाहर तो नहीं हो रहा, ये उसमें ऑडिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो पोजिशनल एवरेज कौन सा है, जिसमें पोजीशन हिसाब से निकालते हैं, वो मोड है और मीडियन है। क्योंकि मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वाला होता है, मीडियन का होता है जो बीच में होता है, जो पोजीशन के हिसाब से बी और चीज़ का सही होगा। बाकी का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं उसको, तो बी और चीज़ का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल नीड टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, साइकोग्राफिक, जोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक। तो ऑटोमोबाइल को किस तरह से सेगमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि सारा तरीके से सेगमेंट करेंगे, बाइंग बिहेवियर से भी, साइकोग्राफिक, जोग्राफिक और डेमोग्राफिक से भी। ABCD इसका सही हो जाएगा आंसर। तो मेन बेस ऑफ सेगमेंटेशन क्या है, जोग्राफिक जो लोकेशन हिसाब से करते हैं, डेमोग्राफिक जो एज जेंडर के हिसाब से करते हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक क्या है, बिहेवियर उसके पसंद नापसंद के हिसाब से करते हैं, लॉयल्टी क्या है
ब्रांड के प्रति। साइकोग्राफिक में क्या होता है, उसे पर्सनालिटी लाइफ स्टाइल के हिसाब से सेगमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेंज इन द सीक्वेंस इन डिसीजन इन मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, मेकिंग अ फोरकास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ए की फैक्टर, कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, कम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट फैक्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा BACET, यानी बी क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। पहले की फैक्टर देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, फोरकास्ट करेंगे, उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट, उसके बाद अल्टरनेट करने के बाद कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, उसके बाद बजट तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन, एल इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, बाइंडिंग कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑप्टिमाइजेशन कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, बाइंडिंग कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लेबर और कैपिटल को ऐसा कम्बिनेशन करते हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट मिले, वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ये टाइप कितने टाइप का होता है, 3 तरह का यहाँ पर दिया गया है। एक होता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, द CS प्रोडक्शन फंक्शन और लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉप डगलस में क्या होता है, यह अमेरिकन इकोनॉमिक्स चार्ल्स W कॉब एंड पॉल H डगलस ने दिया था। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर एक लेबर होता है एक कैपिटल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लीजिए लेबर का 2 यूनिट बढ़ा दिए हैं, कैपिटल 1 यूनिट घटा दिए हैं, तो आउटपुट क्या होगा, सेम ही होगा। ये इनका कहना, लेकिन एक लिमिट एक्सटेंड तक, यानी फिर पूरा लेबर ही को बढ़ा दिए, कैपिटल पूरा कम कर दिए, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये इनका फंक्शन था। लियोन्टिव में क्या होता है, ये फिक्स प्रोपोर्शनल में है, ये सब्स्टिट्यूट का नहीं दिया गया इसमें। इसमें क्या होता है कि दोनों का प्रोपोर्शन लेबर का और कैपिटल का पहले से हम फिक्स कर देते हैं। CS प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, इलास्टिसिटी, इसका जो फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन। इनपुट में चेंज करेंगे तो उसी रेट के हिसाब से आउटपुट में भी चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, consolidating the account of subsidiary companies with those of parent company, depreciating fixed asset over their useful life, disclosing the sales and other operating information in the income statement। जो गोइंग कंसर्न का जो यहाँ पे ऑप्शन होगा, डिप्रिसिएटिंग फिक्स एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। गोइंग कंसर्न क्या है, गोइंग कंसर्न में क्या होता है, कंपनी का जो दिखाया जाता है कि कंटिन्यू चलती रहेगी, उसका अकाउंटिंग पीरियड कभी एंड नहीं होगा, मतलब उसका लाइफ कभी एंड नहीं होगा कंपनी का, वो चलती रहेगी, इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद क्या, डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेटिंग द अकाउंट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विद दोज इफ द पेरेंट कंपनी इज कंसोलिडेटिंग अकाउंटिंग, डिप्रिसिएटिंग फिक्स एसेट ओवर दियर यूजफुल लाइफ इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यानी कंपनी तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होगा उसका वैल्यू कम होगा, जो मशीनरी होगा, जो उसका जो भी मशीन होगा उसका जो डिप्रिसिएशन होगा उसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो ख़राब होता जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा मशीन का, तो वो डिप्रिसिएट करता है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन देयर एक्सटेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले होगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसको DRT बोलते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके बाद कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग और कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, लास्ट में होगा सरफेसी एक्ट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, वैसा लोन का अमाउंट जो 3 महीने से ज़्यादा ड्यू होना, मतलब 90 डेज से ज़्यादा ड्यू हो, उसको NPA बोलते हैं। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कब आया था, 1993 में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000 में आया था, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट 2001, सरफेसी एक्ट 2002 और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2001 में आया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। पहला ऑप्शन है कंपनी कैन गो एलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, ऐसा नहीं है सिर्फ कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए नहीं है, उसका और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा है कंपनी मस्ट वर्क विद इन ए ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स टू एकम्प्लिश कस्टमर वैल्यू, ये बात सही है, क्योंकि पार्टनर के साथ मिलकर उसको वर्क करना हो कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए। इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड कम्पीट दियर इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डोंट, ऐसा नहीं है, उसका जो वैल्यू नेटवर्क है वो भी उसमें कंपटीशन होता है, क्योंकि जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा कस्टमर उसे पसंद करेगा।
इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड्स डोंट कम्पीट, दियर इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डू। सही है, क्योंकि कंपनी किस चीज़ पे कम्पीट करेगी, उसके प्रोडक्ट पे कम्पीट करेगी, उसके वैल्यू पे कम्पीट करेगी। ये सही है। वैल्यू इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाई कॉस्ट, यानी कितना कॉस्ट कम अगर खर्च करते हैं तो कितना वैल्यू क्रिएट होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, उसको वैल्यू बोलते हैं। तो अगर कस्टमर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है या खर्च कर रहा है तो उस हिसाब से उसे वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन में जो है इसका कौन सा सही होगा, बी, डी और ई सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनबीएफसी इन इंडिया। पहला ऑप्शन, ऑल एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। दूसरा, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि रजिस्टर्ड होना चाहिए आरबीआई से और डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है इसको। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ये भी सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी। ये भी सही, इसका चारों ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन मार्केटिंग डीएसए स्टैंड फॉर। इसका आंसर होगा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च इन प्रॉपर सीक्वेंस। रिपोर्ट राइटिंग, बजटिंग, डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क और रिसर्च आउटकम। इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले क्या होगा, बजट बनाएंगे, उसके बाद फील्ड वर्क करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्शन करेंगे, उसका रिसर्च आउटकम जो होगा उसके बाद उसका रिपोर्ट बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन गॉट मर्ज्ड विद दियर सब्सिडियरी। यूटीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई और आईडीबीआई। तो मर्जर क्या होता है पहले वो देखते हैं। मर्जर उसको बोलते हैं जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। पिछला दोनों कंपनी गायब हो जाता है, मतलब दो कंपनी का नाम हट जाता है, एक नई कंपनी बनती है, तो वो मर्जर बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या है, इसका आंसर आईसीआईसीआई बैंक था और आईडीबीआई। तो आईसीआईसीआई बैंक कब हुआ था, ये 1955 में हुआ था, दो तीन बैंक के साथ मिलकर, लेकिन बाद में ये मर्ज होकर एक आईसीआईसीआई बैंक बन गया। अगला है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक कब खुला था, 1964 में। और उसके बाद इसने क्या किया कि बाद में एक्वायर कर लिया किसको, टाटा फिनांस लिमिटेड को और टाटा होम फिनांस को, और बाद में रीनेम कर दिया आईडीबीआई होम फिनांस लिमिटेड को। बाद में ये खुद बैंकिंग सेक्टर में आ गया और बैंकिंग का पूरा सर्विस चालू कर दिए। तो लास्ट में क्या 2005 में कि इन्होंने सारे कंपनी को मिलाकर एक जगह मर्ज करके आईटीआई बैंक के नाम से स्टार्ट हो गई है। अगला क्वेश्चन है, इन कंटिन्यूस कंपाउंडिंग द टाइम इट टेक्स टू डबल द सम ग्रॉसली फॉलो रूल ऑफ 69। इफ इट इज चार्ज टू डिस्क्रीट कंपाउंडिंग द रिलेवेंट रूल ऑफ थंब इज। तो इसका आंसर क्या आ जाए, रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 क्या बोलता है, उससे पहले कंटिन्यूस कंपाउंडिंग देख लेते हैं और डिस्क्रीट कंपाउंडिंग क्या होता है। तो ये एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। जैसे डिस्क्रीट में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं, वीकली हो या फिर क्वार्टरली हो, मंथली या ईयरली। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यू ऐड होते जाता है, तो उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये इसको फॉलो किया जाता है डिस्क्रीट कंपाउंडिंग फार्मूला को। तो रूल ऑफ 72 में क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है, मान लिया 8% मिल रहा है, तो उसको हम 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलता है हमें कि 9 ईयर्स में हमारा जो पैसा डबल हो जाएगा। यानी डबल करने का ये फार्मूला है कि कितने साल में हमारा पैसा डबल होगा। अगर 69 है तो 69 से अगर डिवाइड करेंगे परसेंटेज को तो उसमें 0.35 ऐड करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि कितने दिन में हमारा पैसा डबल होगा। अगला क्वेश्चन है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यील्ड कन्फ्लिक्टिंग आउटकम ड्यू टू अनकन्वेंशनल कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट साइज डिस्पैरिटी, इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी, कैश फ्लो पैटर्न। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी हो, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनकमिंग और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आउट गोइंग, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी ए कंपनी रिड्यूस प्राइस टू डिवाइड कस्टमर रिस्पॉन्स सच एज ए वैल्यू परचेज, पेइंग अर्ली और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, दूसरा है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, तीसरा है प्रमोशनल प्राइसिंग और चौथा है डायनामिक
प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। जैसे एरोप्लेन का आप ज़्यादा सर्च करेंगे तो क्या होगा, वो रेट बढ़ा के दिखाएगा वो, तो तुरंत बढ़ता घटता टाइम के हिसाब से। मतलब ये नहीं कि आज है कुछ और है कल कुछ और, एक ही दिन आपको 10 तरह का प्राइस दिखाएगा वो। प्रमोशनल प्राइसिंग उसी तरह है कि प्रमोशन के लिए प्राइसिंग रखते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइस क्या होता है कि लोग साइकोलॉजी से खेलते हैं, जैसे 99 रख देते हैं, 199 जो आपने देखा होगा मॉल में जो प्राइस होता है 199, 200 रखने का बदला 199 रखने से लगता है क्या आदमी का माइंड में कि एक पहला एक न जाता, उसको लगता है 100 रुपया का मतलब कुछ ही ज़्यादा है। तो ये साइकोलॉजी से खेलते हैं। 1000 से का बदला क्या करते हैं, 999 रख देते हैं, तो क्या होगा कि उसको 3 डिजिट दिखाई देगा, तो क्या लगा कि 1000 से कम है, वही 1001 सिर्फ एक का फर्क हो जाता है, साइकोलॉजी लोगों का चेंज हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज मंथली कंज्यूम 1350 यूनिट्स of raw material at the cost of 20 per unit. Determine its economic order quantity given the ordering cost of 2400 and carrying cost of inventory being 30% of the price paid. तो ई ओ क्यू का फार्मूला क्या होता है कि रूट अंडर टू ब्रैकेट में एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर बाय एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सारे वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3600 यूनिट्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड विल आइदर बी किंग और स्पेड। तो ये प्रोबेबिलिटी है, कार्ड में कितना होता है, टोटल 52 होता है, और 52 में क्या होता है, किंग 4 होता है, और स्पेड कितना होता है, 13 होता है। तो उसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि 13 और 4 को ऐड करेंगे जिसमें एक स्पेड भी होता है किंग, तो एक मिक्स हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 में से एक घट हो जाएगा 16। तो आप टोटल कार्ड कितना 52, तो 16/52 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3077, ये प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिजेक्टेड द रेबल हाइपोथेसिस बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। पहला ऑप्शन है द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली। दूसरा ऑप्शन है वर्कर्स ऑपरेट्स ए टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम विद नो रूम फॉर इमोशन। ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज मोर प्रोडक्टिव। इंडिविजुअल पेज अटेंशन टू सेल्फ अचीवमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली, क्योंकि एल्टन माया ने ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड थ्योरी दिया था। रेबल का क्या मतलब होता है, क्राउड, और इसका यह मतलब रेबल हाइपोथेसिस का है कि मतलब बहुत सारे भीड़ हैं, उसमें सब लोग क्या करते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ए कंपनी रिड्यूस सेल्स प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हेवी कंज्यूमर डिमांड। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कंपनी इंट्रोड्यूस होती है तो उसका उतना डिमांड नहीं होता है, तो उसे सेल प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, उसका ग्रोथ हो चुका था, लोगों को पता हो चुका है, और लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ चुका है, तो वो ग्रोथ होना शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है, सेल प्रमोशन रोक देते हैं ताकि पब्लिक को ऑलरेडी पता है प्रोडक्ट के बारे में, वो खरीदने आएगी। तो 4 स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट 1 है, मॉनेटरी पॉलिसी काउज ए डेलिब्रेट चेंज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद ए व्यू ऑफ टू इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल इन द क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट। नहीं, ये फिजिकल पॉलिसी बोलता है। फिजिकल पॉलिसी रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। नहीं, उल्टा डिफिनेशन दिया हुआ है ऊपर नीचे, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग। प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन, सही बोल रहा है, क्योंकि मास मार्केटिंग क्या होता है, मतलब मैक्सिमम कस्टमर को टारगेट करके बनाते हैं कॉमन प्रोडक्ट ताकि सबको पसंद आए। इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर मास मार्केट नहीं हो पाएगा। डील विथ कस्टमर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली डील नहीं करता, ये ओवरऑल डील करता है क्योंकि मास मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ FMCG और SMCG, तो क्योंकि FMCG SMCG लोग ज़्यादा यूज करते हैं, हर आदमी यूज करता है मैक्सिमम लोग, तो इसलिए उसमें आसान होता है मास मार्केटिंग करना। रिले रिलाइज हेविली ऑन एडवर्टाइजिंग, इसको एडवर्टाइजिंग पे रिले होना पड़ता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही होगा, यानी नॉट यहाँ पर दिया हुआ इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस आर। पहला है टू इनेबल बैंक कस्टमर टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज ए चैनल फॉर एक्सेसिंग दियर बैंक अकाउंट एंड रेमिट फंड। बिल्कुल सही है, क्योंकि IMPS निकला क्योंकि लोग मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट एज द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। हाँ, इसमें आप सिर्फ मोबाइल नंबर से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर ए फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग, ये भी सही है। टू क्रिएट कंपटीशन विद NEFT एंड RTGS, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो NEFT RTGS से कंपटीशन नहीं कर रहा है बल्कि उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A, B और C सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो एस्टिमेट द फैक्टर सेंसिटिविटी, एस्टिमेट द रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर, आइडेंटिफाई द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका सेंसिटिविटी देखेंगे, उस हिसाब से फिर उसका प्रीमियम डिसाइड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो ऑप्शन जो है CAB इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर गलती से यहाँ पर हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन। तो इसका जो आंसर होगा 5% हो जाएगा। अगला सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR1, ITR2, ITR4, ITR6। तो सुगम किसको बोलते हैं? सुगम बोलते हैं ITR4 को। ITR1 को क्या बोलते हैं? सहज बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 7 ITR दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिंग ए मार्केट कम्पिटिटिव पे प्लान इन सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट में क्या होगा, चूज बेंचमार्क जॉब एंड सेलेक्ट कंपनसेबल फैक्टर। उसके बाद डिफाइन इच कंपनसेबल फैक्टर एंड डिटरमाइन इट्स डिग्री इन इच जॉब। उसके बाद क्या होगा, कंपेयर द एडजस्ट करेंट एंड मार्केट वेज रेट फॉर जॉब। उसका डेवलप पे ग्रेड और इस्टेब्लिश रेट चेंज। अगला क्वेश्चन है इफ़ एन एस्टिमेटेड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इक्वल टू 10K6L8, वाट टाइप ऑफ रिटर्न्स स्केल डज दिस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट रिटर्न हो जाएगा ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज टू डू इन ए मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, तीनों जो है फार्मूला सही है, इसलिए इसका आंसर जो है आंसर की में तीनों आया था। उसको आगे पीछे करेंगे तो तीनों सेम ही हो जाएगा। तो यह मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से, एक तरफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या होगा, जो फॉर्म अचीव करना चाहता है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, डेट और इक्विटी का ऐसा रेशियो जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हो फॉर्म का। तो 4 हो जाएगा इसका, बी का 4। कॉस्ट ऑफ फिनेंशियल डिस्ट्रेस क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि डेट का जो रेशियो है फॉर्म में ज़्यादा हो जाएगा तो उसको फिनेंशियल डिस्ट्रेस बोलते हैं। MMPD पोजीशन क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन द इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू द प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस प्रीमियम फॉर फिनेंशियल रिस्क। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइज्ड टू एवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ओवर लिवरेज्ड बिजनेस, कैश रिच बिजनेस, अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, स्टेबल मार्केट कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, ओवर लिवरेज्ड बिजनेस और अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, A और C इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। पे बैक पीरियड क्या होता है, वैसा पीरियड जब जो उतने दिन में हमारा जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाए। जैसे मान लिया 1 करोड़ रुपया हम लगाए बिजनेस में, तो कितने साल में रिटर्न होगा, उसको हम बोलेंगे पे बैक पीरियड। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन से, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही है। अंडर 2 फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। ये सही है, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी क्या है, एक होता है जॉब सेटिस्फैक्शन का फैक्टर, एक होता है डिससेटिस्फैक्शन का। तो डिससेटिस्फैक्शन का फैक्टर वो होता है कि अगर वो रहेगा तो डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं होगा, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला क्योंकि वो नॉर्मल है। जैसे वर्किंग कंडीशन, वो तो आना ही चाहिए जॉब में, अगर नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। नहीं रहेगा तो उससे ज़्यादा खुश भी तो नहीं होगा ना, तो वो हो गया। पॉलिसी एंड रूल रेगुलेशन सही होना चाहिए, तो वो रहेगा तो एम्प्लॉय जो है अच्छा फील करेगा, लेकिन उससे उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कोई भी।
लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन का जो फैक्टर है उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, उसको अच्छा पोस्ट मिले, उसको अच्छा प्रमोशन रेगुलर मिलता रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उसको पर्सनल ग्रोथ होने का चांस, तो इससे उसको मोटिवेशन मिलेगा, बाकी चीज़ से उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस डेटा, डेटा अरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, ओजीब। तो ये तीनों जो नीचे का वो डाटा कंप्रेशन है, क्योंकि उसमें बड़े से बड़े डाटा को छोटे में हम लोग लिख देते हैं ग्राफ बना के, हिस्टोग्राम में या फ्रीक्वेंसी करके। तो डेटा अरे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहला है फार्म मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर, बिल्कुल सही है। अगर उसके पास मोनोपोली पावर रहेगा तभी वो दो आदमी से दो तरह का प्राइस ले पाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है कि दो कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस लेना। तो मोनोपोली पावर रहेगा तो जितना मुंह मांगा रकम मांगेगा देना पड़ेगा। दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर। अब दो मार्केट है, दोनों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंस है। तो एक मार्केट में क्या है कि अगर रेट ज़्यादा भी लेंगे फिर भी लोग खरीदेंगे, तो इलास्टिसिटी क्या है, कम हो गया उसका। दूसरे मार्केट में कि थोड़ा सा भी महंगा करेंगे तो लोग नहीं लेंगे, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गया उसका। तो दोनों का डिफरेंस रहेगा तभी हम ज़्यादा ले सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस ले सकते हैं। तीसरा है मार्केट मस्ट बी सेपरेटेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड। तो मार्केट अगर सेपरेट कर देंगे तो इस मार्केट का कंज्यूमर उस मार्केट में नहीं जा पाएगा कस्टमर। तो इस तरह से हम ज़्यादा प्राइस डिमांड कर सकते हैं। लास्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री और एग्जिट होगा तो फिर बहुत सारी कंपनी आ जाएगी, फिर वो आप चीप प्राइस ऑफर करने लगेगी, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बाकी ए, बी और सी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म है, फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म है, लाइन ऑफ क्रेडिट शॉर्ट टर्म। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर इज ए फॉर्म ऑफ अनसिक्योर शॉर्ट टर्म डेट कॉमनली इशू बाय कंपनी टू फिनांस दियर पेरोल, पेबल एंड इन्वेंट्री एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये क्या है, कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म का डेट इंस्ट्रूमेंट है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है, ये कंट्री से बाहर से हम इसे लेते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग जो है देश से बाहर से भी हम फंड लेते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल बोरोइंग बोलते हैं। फैक्टर क्या है, फैक्टर ये होता है कि जब भी हमारा रिसीवेबल और जो है बिल ज़्यादा हो जाता है लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल घट गया, तो वर्किंग कैपिटल के चक्कर में हमको क्या करना होगा, फैक्टर से लोन लेना होगा। तो फैक्टर क्या करता है कि आपका जितना भी बिल्स है, रिसीवेबल है, वो ले लेता है और कुछ कमीशन काट के आपको पूरा पैसा दे देता है। वो क्या करता है कि आपके बदला में उससे पैसा वसूल लेता है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट इज ए प्रजेंट बोरोइंग लिमिट डैट कैन बी टैप्ड इनटू एनी टाइम। तो मतलब ये क्रेडिट कार्ड टाइप का सिस्टम होता है, जैसे आपको एक लिमिट दे दिया है कि आप इतना ले सकते हैं कभी भी। तो आप मान लो 1 लाख का लिमिट है तो आप 1 लाख ले लिए, फिर आपको तुरंत 2-3 दिन में लौटा दिए, फिर ले लिए जब चाहे लिए फिर लौटा दिए। इस तरह से आपको लिमिट दिया गया लाइन ऑफ क्रेडिट, ये सेम क्रेडिट कार्ड टाइप का सिस्टम है ये। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप। इन द absence of any provision in the partnership deed, only a working partner is entitled to remuneration. Any firm which earn normal profit has no goodwill. The business of the firm must be carried on by all partner. जरूरी नहीं है कि ऑल पार्टनर ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है कि बैक से इन्वेस्ट किया हो बस। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय ए पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड इफ देयर आर प्रॉफिट। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट होगा तभी होगा, बिना प्रॉफिट के भी देना ही होगा इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही है, क्योंकि एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब उसका गुडविल नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है इन राइजिंग कंज्यूमर इनकम सिनारियो द प्रीफर्ड डिसीजन चॉइस ऑफ बिजनेस फर्म फॉर लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट प्रमोशन, कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। तो क्या होगा, लो इनकम इलास्टिक बनाने के लिए उसको प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर रेशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। यानी कस्टमर रेशनैलिटी जो है कौन सा एजम्पशन पे काम करता है। नॉन सेटिएशन, क्लैरिटी ऑफ प्रिफरेंस, उसके पास क्लियर प्रिफरेंस का क्लैरिटी होता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो तो नॉर्मल है, गुड्स एंड सर्विस में फ़र्क होता है। लेकिन इकोनॉमिक सेल्फ मोटिव उसका इकोनॉमिक सेल्फ मोटिव क्या, कितने तक का उसका बजट है, कितना खर्च कर पाएगा वो।
पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेने का कितना उसमें इच्छा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी छोड़ गया बाकी सब सही हो जाएगा, ए बी और डी ई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना होता है या मैनेजर को, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसको उसके ऊपर दो लोग होते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, एक नॉर्मल जो उसके सुपरवाइजर या मैनेजर होते हैं उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो दो दो तरफ उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कौन सा सही है नहीं सही है वो दिखाना है। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्सचर ऑफ ए मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सही नहीं है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर क्रिएटेड एज ए नीड फॉर देम एराइजेज, टीम मेंबर हैव फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीड ऑन ए प्रोजेक्ट, तो सही है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एनालिसिस जीआईटी सिस्टम। तो स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्टिंग में क्या होगा कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स होगा, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रेशियो एनालिसिस क्या होगा, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में काम आएगा। जीआईटी क्या होगा, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ एस्टिमेट द एक्सपेंस ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी पहले कोई चीज़ बनाते हैं उससे पहले उसको एस्टिमेट करते हैं कि इसमें इतना कॉस्ट आना चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिन द फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिजल्ट, यानी जो भी हमारा खर्च आता है उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं कि ज़्यादा या कम है, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मैच किए थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जैसे आपका जितना खर्च है उतना निकल गया, उसके अलावा जो आपका प्रॉफिट आया तो उसको जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा लिक्विडिटी रेशियो क्या है, एक्टिविटी रेशियो क्या है, तो इससे हम फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा लिक्विडिटी रेशियो क्या है, यानी हम डेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते रिटर्न, ऐसा इसमें डिसाइड करते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम का एक सिस्टम है जिसमें हम मिनिमाइज करते हैं टाइम को। जैसे इसे वो शुरू किसने किया था, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने। तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसी टाइम हमें वो मैंने जैसे रॉ मटेरियल है तो जब हमें ज़रूरत पड़ रही है उसी टाइम हम उसको लाएं, ऐसा ना कि एक महीना पहले से ला के रखे रहें, तो इससे क्या होगा कि हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी अंडर रूट एन पी, एन पी क्यू अंडर रूट एन पी क्यू, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल बाई का मतलब भी होता है दो, इसमें दो आउटकम होता है कि हेड या टेल या सक्सेस या फेल्योर, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कॉइन उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या आप एग्जाम देते हैं तो आपको या सक्सेस मिलेगा या फेल्योर मिलेगा, तो दो ही आउटकम है, तो इसमें दो आउटकम होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। द स्ट्रेटेजी ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रिमेटिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस यूज्ड बाय मार्केट प्लेयर, इसका क्या हो जाएगा, मार्केट लीडर के द्वारा ये डिफेंस यूज किया जाता है। अब इस डिफेंस के बारे में पहले तो मार्केट लीडर कितने होते हैं, 40%, जो एक्सपेंड करते हैं मार्केट को, डिफेंड करते हैं मार्केट शेयर को, और एक्सपेंड मार्केट शेयर, यानी जो मार्केट शेयर उसको एक्सपेंड डिफेंस भी करना, उसको बचा के भी रखना और बढ़ाना भी है। और मार्केट चैलेंजर क्या होता है, अटैक लीडर स्टेटस को। और मार्केट फॉलोअर क्या होता है, जो दूसरे को देखा देखी करता है। 10% क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज होता है, उसको किसी से मतलब होता नहीं है। तो फ्लैंकिंग डिफेंस क्या होता है, कम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन विच द मार्केट लीडर अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड स्ट्रेंथ हिज ओन वीक पॉइंट, कॉमनली जोग्राफिक एरिया और मार्केट सेगमेंट इन विच इट अंडर परफॉर्मिंग बिफोर ए स्मॉलर राइवल कैन माउंट एन अटैक अगेंस्ट इट। मतलब क्या होता है, ये अपना वीक पॉइंट पहले ही पहचान लेता है, उस पर वर्क करता है ताकि दूसरा उसका फ़ायदा ना उठा पाए। प्रीमेटिव डिफेंस में क्या होता है कि पहले ही जो है दूसरा अगर अटैक करना चाह रहा है उससे पहले ही हम उसको प्लान बना ले कि दूसरा ये मान लिया अटैक करेगा हम पे। अटैक इन द सेंस कि ये युद्ध तो नहीं है, मार्केटिंग में अटैक होता है कि एक नया स्ट्रेटेजी लाएँ, आइडिया लाएँ और मार्केट में छा गए। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे को अगर अटैक करना चाह रहा है उससे पहले हम नया प्लान बना लेते हैं। मोबाइल डिफेंस में क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजी चूजन बाय ए फर्म टू प्रिवेंट कंपटीशन फ्रॉम द कंपटीटर। इट रिक्वायर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन एंड बिजनेस सच एज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर कंपटीटर टू compete। इसमें क्या होता है, रेगुलर हम बिजनेस का प्लान चेंज करते रहते हैं, बिजनेस चेंज करते रहते हैं, तो कंपटीटर को समझ ही में नहीं आता कि कर क्या रहा है।
तो जब उसको समझ में नहीं आएगा तो हमारे खिलाफ कोई प्लान नहीं बना सकता, हमें टारगेट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस ये क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इन विच ए मार्केट लीडर विड्रॉ फ्रॉम ए मार्केट सेगमेंट इन विच इट इज़ नॉट स्ट्रांग। मतलब जो भी उसका सेगमेंट है वो अगर सही से वर्क नहीं कर रहा तो उसको विड्रॉ कर लेता है, उसको बंद कर देता है, और वो सेम चीज़ जो है वो स्ट्रांग पॉइंट जो उस पर मेहनत करता है, सेम इन्वेस्टमेंट उस पर लगाता है ताकि और अच्छा हो सके। दूसरा है काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। तो काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस का दिस स्ट्रेटेजी यूज व्हेन द मार्केट लीडर इज अटैक्ड बाय द अदर कंपनी। दिस इन्वॉल्व दैट मार्केट लीडर विल अटैक द अटैकर इन दैट इट्स मेन टेरिटरी टू दैट द अटैकर विल हैव टू पुट बैक। इसमें क्या होता है कि दूसरे लोग मिलकर मार्केट लीडर पर अटैक करते हैं, तो फिर क्या करता है मार्केट लीडर? उल्टा इन पे अटैक करता है। गुरिल्ला अटैक स्ट्रेटेजी क्या है? इज वेयर ए सीरीज ऑफ स्मॉल अटैक आर कैरिड आउट अगेंस्ट ए कंपनी टू डिसलॉज इट फ्रॉम ए मार्केट पोजीशन। यानी छोटे छोटे अटैक रेगुलर किया जाता है मार्केट लीडर पे ताकि उसको मार्केट से हटाया जा सके। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फिनेंसिंग चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रीफर्ड सजेस्टेड बाय पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलती है कि सबसे पहले हमें अपना जो हमारा इनकम है कंपनी का वो यूज करना पड़ेगा, यानी री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। उसके बाद उससे अगर नहीं हुआ और ज़रूरत पड़ेगा तो हमें डेट लेना चाहिए, जो कि सस्ता पड़ता है तो डेट ले लेंगे। अगर डेट के अलावा भी और ज़रूरत पड़ेगा तब हमें इक्विटी इशू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा ए, सी और बी, यानी ए, सी और बी किस में है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एसर्शन और रीजन से। तो एसर्शन बोलता है ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन गिव एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू द ट्रेड मार्क ऑनर। सही है, क्योंकि वो प्रोप्राइटरी राइट देता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज ए रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंड आर यूज टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट ऑफ ए प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है एक सही हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क क्या होता है कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कि अगर कोई भी आपका लोगो है, आपका नाम है, आप उसको रजिस्टर कर देते हैं ट्रेडमार्क से तो उस पर आपका अधिकार हो जाता है और दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, दूसरा है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, तीसरा है कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनक्यूम्बरेंस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोर्टफोलियो थ्योरी आर्टिकुलेट डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क? मार्केट रिस्क, फिनेंशियल रिस्क, अनसिस्टेमेटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क। तो ये जो है डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? ये करते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क को कम करने के लिए। रिस्क क्या होता है? दो तरीके का होता है, अनसिस्टेमेटिक और सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक क्या होता है? जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल रिस्क होता है, जैसे पॉलिटिकल रिस्क हो गया, टेक्निकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, वो क्या होगा? सिस्टेमेटिक, वो हमेशा रहेगा। लेकिन अनसिस्टेमेटिक रिस्क को हम दूर कर सकते हैं डाइवर्सिफाई करके। जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरे दूसरे कंपनी का जो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि एक लॉस में रहे दूसरा प्रॉफिट में रहे, तो उसको हम डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम कर सकते हैं, अनसिस्टेमेटिक रिस्क को। अगला क्वेश्चन है व्हेन फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटी मैच इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी इट इज डिस्क्राइब्ड एज फिनेंशियल हेज, नेचुरल हेज, परफेक्ट हेज और नेटिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा नेचुरल हेज हो जाएगा। हेज क्या है? जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस नियत से? रिस्क को कम करने के नियत से, उसको हेज बोलते हैं। नेचुरल हेज क्या है? इट इज स्ट्रेटेजी डैट सीक टू मिटिगेट रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन एसेट हुज परफॉर्मेंस नेगेटिवली कोरिलेटेड थ्रू द सम इंट्रिंसिक नेचुरल मैकेनिज्म। तो इसमें नेचुरल में क्या बोलते हैं कि वैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ऑलरेडी नेचुरली जो है उसका उल्टा कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे दो शेयर है, मान लिया उसका उल्टा कैरेक्टरिस्टिक है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा ही, तो उसमें क्या होता है कि एक मान लिया रिस्क है एक में ज़्यादा, वो माइनस में जा रहा, तो क्या करेंगे? दूसरे को इन्वेस्ट कर देंगे दूसरे में। तो नेचुरल ही उसमें डिसाइडेड है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो उसको नेचुरल हेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10I ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लीगल इनएक्टमेंट इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। द माइन एक्ट,
मिनिमम वेज एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट और द अप्रेंटिस एक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, ए, ई, सी और डी। माइन एक्ट कब आया था? 1952 में। मिनिमम वेज एक्ट कब आया था? 1948 में। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी 1972। चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया था? 1986 में। और अप्रेंटिस एक्ट कब आया था? 1961 में। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 80G मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर एनी कैश डोनेशन इज अप टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000। इसमें क्या है कि अगर कोई भी डोनेशन आप करते हैं उसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन डोनेशन क्या होना चाहिए? चेक से होना चाहिए, ड्राफ्ट से होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कैश ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैश का लिमिट कितना है? 2000 ही आप डोनेशन अगर देंगे तो उसको आपको टैक्स डिडक्शन में हेल्प करेगा। अगला है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल ओनली, ओरिजिन ओनली, बोथ स्केल एंड ओरिजिन, नाइदर स्केल और नॉर ओरिजिन। तो इसका इंडिपेंडेंट कहाँ होता है? ओरिजिन से होता है, स्केल से नहीं होता। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस बट इज डिसअलाउड while computing income from business? General expense, personal expense, expenses of income which is taxable under the other head of income, charities and donation। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी हो जाएगा। पर्सनल एक्सपेंस, एक्सपेंसेज ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल और चैरिटीज एंड डोनेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डिफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ITI एक्ट 2005? लॉग बुक्स, सर्कुलर, फाइल नोटिंग्स, इन द प्रोसेस, डाटा मटेरियल हेल्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा फाइल नोटिंग्स इन द प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, सर चार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया? यूरेका, फॉर्ब्स, एमवे इंडिया इंटरप्राइज, मेडिकेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका आंसर है क्योंकि ये डायरेक्ट सेल नहीं करती है, इसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द RTI एक्ट 2005? तो पहला ऑप्शन, द RTI एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम October 13, 2005, ये सही है। एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, ये सही नहीं है। रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन आस्क कैन गिवन विद इन 30 डेज, ये भी सही है। देयर इज ए नॉमिनल एप्लीकेशन फी डाटा नीड टू बी पे, ये सही है। इसमें क्या है? फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट हैज़ टू पे 10 पर पेज, ये सही नहीं है। तो बी, सी और डी, इसका जो क्या नॉट करेक्ट पूछा है तो बी और ई सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया? इसमें हो जाए कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। विच वन इज फॉल्स एज पर द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? A void agreement is one that not enforceable by law. Assignment is the obvious mode of discharge of a contract. Where a party waives its right under the contract, the other party is released of its obligation under the contract. Where the subject matter of a contract is destroyed for no fault of a promisor, the contract does not become void by impossibility of performance। इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा, असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू वेरियस प्रोविडेंट फंड इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय? पहला ऑप्शन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, सही है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये भी सही है। एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी सही है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट द फीचर ऑफ GST 2017 इन इंडिया? पहला ऑप्शन है, GST इज द अप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये सही है। GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रेदर देन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, ये सही नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज
इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी सब्जेक्ट टू IGST इन एडिशन टू अप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी। ये भी सही है। इट इज़ ए ड्यूअल टैक्सेशन विद सेंट्रल एंड स्टेट सिमल्टेनियसली लिविंग इट ऑन ए कॉमन बेस। ये भी सही है। GST इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी एग्जेम्पशन। ये सही नहीं है, तो यानी बी और ई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अपडेटेड इन 2008 स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम। पहला ऑप्शन 65, दूसरा 65D, तीसरा है 67, चौथा है 70। इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 65 सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट अंटिल द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ लास्ट अंटिल सोल्ड इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन each मार्केट इज डिस्क्राइब्ड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन फर्स्ट डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब एक ही प्रोडक्ट के लिए दो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, एक एरिया में अलग प्राइस, दूसरे एरिया में अलग, कहीं किसी को सस्ता देना है, किसी को महंगा देना है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेपो रेट। इसका जो आंसर हो जाएगा इज द रेट एट विच द RBI लेंड टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेटिंग ए हाई प्राइस व्हेन ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस एंड ग्रेजुअली लोअरिंग इट्स प्राइस इज नोन एज स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग, पीक लोड प्राइसिंग, डंपिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्कीमिंग हो जाएगा। स्कीमिंग में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइस रखते हैं, उसको धीरे धीरे उसको कम करते हैं। जैसे आईफोन है, बहुत ज़्यादा प्राइस में लॉन्च होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो थोड़ा कम हो जाता है, ताकि जिनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है वो खरीद लें। तो उसके बाद क्या होगा, अपर लेवल के लोग खरीद लेंगे, थोड़ा सा कम करके उसको फिर मिडिल लेवल के लोगों पर टारगेट किया जाता है, ताकि वो लोग भी इसे खरीद लें। इस तरह से स्कीमिंग किया जाता है मार्केट को। पेनेट्रेशन क्या होता है, पेनेट्रेशन है बहुत ही सस्ते प्राइस में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और डंपिंग क्या होता है, डंपिंग में क्या होता है, अपना जो होम कंट्री है वहाँ पे क्या करते हैं, महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं और फॉरेन कंट्री में जाकर सस्ते में बेच देते हैं, इसको डंपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सारा प्राइसिंग दिया हुआ है। फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है, दिस प्राइस इज सेट टू कवर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एंड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए प्रॉफिट कॉस्ट। यानी जितना भी हमारा कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट पूरा ऐड करते हैं, और थोड़ा सा जितना परसेंटेज हम कमाना चाहते हैं उसको ऐड करके कॉस्ट इसको प्राइसिंग करते हैं। गोइंग रेट प्राइसिंग, द गोइंग रेट प्राइसिंग emphasize द मार्केट कंडीशन वेयर ए प्राइस लीडर एग्जिस्ट एंड ही चार्ज ए प्राइस कीपिंग विद द वाट ही फॉलोअर्स आर चार्जिंग। तो गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है, जो भी मार्केट लीडर प्राइस सेट करता है उस हिसाब से हम सेट कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या है, यह हमारे मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से होता है। इंट्यूटिव क्या होता है, ये सिचुएशन हिसाब से फील करते हैं, मार्केट का क्या सिचुएशन उस हिसाब से हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं प्राइस कम ज़्यादा करके, जिस भी प्राइस पर ज़्यादा कस्टमर को लगेगा कि ठीक है वो प्रोडक्ट लेगा, फिर इस तरह से हम सेट कर देते हैं, जिसमें ज़्यादा कस्टमर फील करे कंफर्ट तो वो प्राइस सेट कर देते हैं। इमिटेटिव प्राइसिंग क्या, इमिटेटिव मतलब क्या होता है कि नकल करना। तो इमिटेटिव में क्या करते हैं, दूसरे फर्म के प्राइस के हिसाब से अपना प्राइस सेट कर देते हैं। स्कीमिंग हमने देख लिया, प्राइस को बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, पेनेट्रेशन में बहुत कम रखते हैं। साइक्लिकल प्राइसिंग में क्या होता है, साइक्लिकल प्राइसिंग में सीजन के हिसाब से रखते हैं, सीजन अगर पिक पकड़ लिया तो प्राइस बढ़ा देते हैं, सीजन नहीं है प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहा तो प्राइस सस्ता कर देते हैं। जैसे विंटर के क्लॉथ आप लेने जाएंगे समर में तो बहुत सस्ता मिलेगा आपको, लेकिन समर का क्लॉथ समर में लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये साइक्लिकल प्राइसिंग है। रिफ्यूजल प्राइसिंग, रिफ्यूजल प्राइसिंग क्या होता है, ऐसा प्राइस रखते हैं जो लेना नहीं चाहे कस्टमर, तो इसे सर्जिकल इक्विपमेंट जो होता है, सर्जिकल इक्विपमेंट, उसमें इसको सेट किया जाता है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे 99, 999 इस तरह का प्राइसिंग रखते हैं, ताकि आप जैसे 999 रखेंगे और 1000, तो इसमें दोनों डिफरेंस का सिर्फ डिजिट का डिफरेंस है, सिर्फ ₹1 का फ़र्क है। लेकिन क्या होता है 1000 रखेंगे तो 4 डिजिट दिखाई देगा, लेकिन 999 रखेंगे तो 3 डिजिट दिखाई देगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि 900 में मिल रहा है, लेकिन असल में वो 1000 का ही होता है। तो वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो गया। प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होता है, जैसे आईफोन का प्राइस हो गया या बड़े बड़े ब्रांड के कार हो गए, तो ये महंगे प्रोडक्ट रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, कि मतलब खुद को एक प्रेस्टीज प्रोडक्ट का मालिक समझेंगे, आपको अच्छा फील होगा, जैसे लग्जरी फील करेंगे आप।
इस तरह से प्राइस रखा जाता है। कस्टमरी प्राइसिंग क्या है? इट इज चार्ज इन किंग डिमांड कर्व। इसमें क्या है, कस्टमर के हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है। जैसे थोड़ा सा भी प्राइस अगर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो कस्टमर क्या करेगा, चेंज कर लेगा ब्रांड को, इसलिए उसमें प्राइस बहुत ही कस्टमर के हिसाब से रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल। तो कैरोल मॉडल में क्या होता है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन का, बी प्रॉफिटेबल, यानी उनको प्रॉफिट पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो इसीलिए बिल्ड किया जाता है, कंपनी इसलिए बनती है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। दूसरा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसको लॉ को फॉलो करना है। जब लॉ को फॉलो कर लेंगे तो उनका क्या आता है, इथिकल आता है, मतलब जो सही है वो करें, गलत नहीं करना है। जब सब कुछ हो जाएगा सही तो लास्ट में उनको सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एज ए सिटीजन जो है आप कॉर्पोरेट आप कमा रहे हैं, सोसाइटी से ही हेल्प लेकर कमा रहे हैं, तो सोसाइटी को आप रिटर्न करें किस तरह से, जैसे चैरिटी करना या कुछ भी सोसाइटी के भलाई के लिए कोई काम कर देना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना, इस तरह से इसमें फिलैंथ्रोपिक में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगला क्वेश्चन है, मर्कसर ए साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉकेज, फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह कॉमन मार्केट होगा। मर्कसर क्या है कि डील हुआ था किसमें, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग और उरुग्वे एंड वेनेजुएला, इन लोगों के पीछे एक डील हुआ था, इकोनॉमिक डील, ट्रेड ब्लॉक बना था, इसको मर्कसर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस से है। एक तरफ दिया हुआ है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। दूसरी तरफ डिपेंडेंट, कन्फ्रंटिंग, विड्रॉन एंड टास्क ऑब्सेसिव दिया हुआ है। तो ये लाइव पोजीशन है, लाइव पोजीशन 4 तरह का दिया हुआ है। तो आई एम ओके, यू आर ओके का क्या मतलब है कि मतलब बंदा जो सेल्फ मोटिवेटेड और सामने वाले को भी सही समझता है, वो पीपुल से घुल मिल के रहता है, सबसे एक्सपेक्टेशन रखता है। दूसरा आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये मतलब खुद में तो भरोसा रखता है लेकिन सामने वाले पे भरोसा नहीं रखता है, शक करता है। इस तरह से आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मतलब खुद को मतलब उतना अच्छा फील नहीं करता दूसरे पर, जैसे होता है ना कभी कभी तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, मेरा ही खराब है, ऐसा लोग फील करते हैं। तो ये पोजीशन हो गया, इसमें लोग डिप्रेस हो जाते हैं। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यानी इसमें बंदा किसी पे भरोसा नहीं करता है, मतलब इंटरेस्ट, लाइफ का इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है, किसी चीज़ में उसको मन नहीं लगता है। तो इसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं इस चक्कर में, या डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये लास्ट वाला पोजीशन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन होगा, जैसे ए का 3, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यानी विदड्रॉन हो गया, वो हर तरह से हार मान चुका है। बी का 4 होगा, यानी आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मतलब टास्क ऑब्सेसिव है, दूसरे में भरोसा नहीं, खुद में भरोसा है, वो टास्क अच्छा से करेगा। सी का क्या है, आई एम ओके, यू आर ओके, यानी कन्फ्रंटिंग। डी का 1 होगा, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, तो खुद पर भरोसा नहीं, सामने वाले पर भरोसा, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा सामने वाले पे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन डोमेस्टिक फार्म इन ए होस्ट कंट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी मार्केट मोनोपोली हो जाएगा, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस हो जाएगा और प्रॉफिट आउटफ्लो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ देम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन एज ए पार्ट ऑफ क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग। तो पहला ऑप्शन है, इनकल्चरेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एडॉप्टिंग होस्ट कल्चर नॉर्म, एंड अकल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग आवर ओन नेटिव लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन है, इनकल्चरेशन इज एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म यूज्ड फॉर सोशलाइजेशन लाइक अकल्चरेशन। बोथ टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। Inculturation refer to the process of learning our own culture and acculturation refer to the process of learning host culture। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, यानी इनकल्चरेशन क्या होता है, जब हम अपना ओन कल्चर सीखते हैं, अकल्चरेशन मतलब होस्ट कंट्री का नॉर्म, उसका कल्चर सब से अडॉप्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही है, इसका ए जो इसका गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ई फिलिंग इन इंडिया। लॉगिन है, रजिस्टर है, वेरिफिकेशन है, डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग रिटर्न, ई फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, पहले बी आएगा, यानी रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग रिटर्न, उसके बाद क्या करेंगे, फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से, एक
तरफ है 80 GG, 80 GG A, 80 GG B और 80 GG C, उसका जो है दिया हुआ उधर डिस्क्रिप्शन। तो इसको मैच द फॉलोइंग करने पर क्या आएगा, 1 का 4 यानी 80 GG में क्या होगा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, यानी रेंट पेड आप करते हैं उसमें जो आपको टैक्स, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है वो इसमें आएगा। बी का क्या है, बी का तीसरा यानी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उसमें खर्च करते हैं तो उसमें क्या होगा, डिडक्ट होगा। सी का क्या होगा, पहला डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करती है तो उसमें उसको डिडक्ट मिलेगा। डी का दूसरा है यानी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसमें क्या था, पहला में कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रही थी, इसमें क्या है 80 GG C में कि पर्सन जो है उसको कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है पर्सन, तो यहाँ पर कंपनी और पर्सन का सिर्फ फर्क आ गया। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग से, एक तरफ मार्केट फॉर्म है दूसरी तरफ रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट है। तो देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, इंक्रीजिंग मार्केट साइज होगा, इससे मार्केट साइज इंक्रीज होता है। मोनोपोली में क्या होगा, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। और मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक में होगा इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर, इसमें क्या होता है बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होता है, मतलब देखने में तो सेम ही लगता है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जैसे कि टूथपेस्ट, उसको सब लोग अपना अपना डिफ्रेंशिएट करके उसका क्वालिटी बताते हैं, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कस्टमर को। ओलिगोपोली में क्या होगा, सस्टेन सर्वाइवल ऑफ द फर्म, बहुत ही कम फॉर्म होती है उसमें और बहुत ही तगड़ा कंपटीशन उसमें होता है, तो उसको सस्टेन करने का कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में दिया, इसमें क्या इसको मीथ भी बोलते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब जैसे परफेक्ट कंपटीशन किसको बोले, जैसे एक मार्केट है उसमें सिर्फ चावल ही का मार्केट है, तो उसमें क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही रेट फिक्स होगा और कोई भी आके उसमें सेल कर सकता है, कोई भी आके बाई कर सकता है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन या सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता, कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज होता है कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर जगह सेम प्राइस होगा आपको, तो ये होगा परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, खरीदने वाले बहुत होते हैं, उसमें क्या होगा, मनमानी तरीके से रेट लिया जाएगा, मोनोपोली में जैसी मर्जी हो वैसे लिया जाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इसमें, इसमें क्या आसानी से एंट्री नहीं ले सकते हैं, इस वजह से ये मोनोपोली हो जाता है, क्योंकि सब आसानी से इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, तो कोई एक दो ही रह जाता है, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, ये बैरियर होता है। ये क्या होता है, प्राइस मेकर एंड प्राइस सेटर, क्योंकि अकेला ही है, जैसे मन मर्जी करे प्राइस मेक करेगा, क्योंकि इसमें दूसरा कंपटीशन तो है नहीं, कस्टमर भाग जाएगा। इसमें साइज ऑफ मार्केट लार्ज होता है, तो जैसे मोनोपोली का एग्जांपल है रेलवे, रेलवे का अकेला ही, दूसरा रेलवे कंपनी है नहीं, इंडियन रेलवे ही इसमें। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि दो एरिया में अगर एक कंपनी वर्क कर रही है तो एक एरिया में कम प्राइस में देगी, एक एरिया में ज़्यादा प्राइस में, या कभी कभी होता है जैसे किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे आप, तो किसी कस्टमर को कम में दे देगा, किसी कस्टमर को ज़्यादा में देगा, कस्टमर के हिसाब से डील कर लेता है वो, जो जितना में मान जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि देयर शुड बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मार्केट, अब दो मार्केट में कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तभी वो दो मार्केट में अलग अलग चार्ज कर पाएंगे, नहीं तो मान लिया दो मार्केट में कॉन्टैक्ट है तो एक मार्केट में ज़्यादा लेंगे तो दूसरे मार्केट में चले जाएंगे वो जहाँ सस्ता मिलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट शुड बी डिफरेंट, अब इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होना चाहिए, इलास्टिसिटी का क्या मतलब कि ज़्यादा प्राइस करेंगे तो उसका डिमांड नहीं घटना चाहिए, तो तभी वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे। मार्केट मस्ट बी इम्परफेक्ट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल, यानी रीसेल का पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये सब इसका कंडीशन है। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है, बहुत सारा बायर भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ही कंपटीशन होता है, लोग सेम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट का क्या मतलब, जैसे मैंने बताया टूथपेस्ट है तो सब अपना अपना टूथपेस्ट को अलग बताएं, कोई बोलेगा इसमें का खुशबू बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा क्या जैसे कोलगेट बोलता है इसमें जैसे टूथपेस्ट में नमक है, सेंसोडाइन कुछ और बोलेगा, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, है तो सब टूथपेस्ट ही, लेकिन सब अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करते हैं, एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक हो गया। इसमें डिमांड इलास्टिक क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है, यानी थोड़ा सा भी प्राइस हाई होगा तो लोग दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। इसमें ब्रांड लॉयल्टी होता है, प्राइस वार बहुत होता है, इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई भी आ सकता है इसमें, इंडस्ट्री में कंपनी खोल सकता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है।
मोनो मोनोप्सिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, दे आर मेनी सेलर बट ओनली वन बाय, इसमें एक ही बायर होता है, सेलर बहुत होता है। इट इज़ अपोजिट ऑफ मोनोपोली। बाइलेटरल में क्या होता है, एक बायर और एक सेलर होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड ओलिजी एंड पोलियन, यानी फ्यू टू सेल। तो यानी कम इसमें होता है, कम कंपनी होती है इसमें, सेलर बहुत ही कम होता है। तो सेलर बहुत ही कम होता है तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही कंपटीशन हाई होता है। लार्ज साइज ऑफ मार्केट टू इच फॉर्म हाई प्राइस लो इलास्टिक ऑफ डिमांड। होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट इसमें भी है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड फ्यू नंबर ऑफ सेलर। तो इसमें क्या है, ये किंग डिमांड कर्व से रिलेटेड भी है। जैसे किंग डिमांड कर्व में क्या होता है कि बताया जाता है कि अगर एक फर्म क्या करेगी, कम कर देगी प्रोडक्ट का प्राइस, तो दूसरे फर्म भी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देगी। लेकिन एक फर्म अगर ज़्यादा करेगी तो दूसरा फर्म ज़्यादा नहीं करेगी। इस वजह से क्या होगा, कस्टमर चला जाएगा उसके पास से, उसका सेल बहुत ही घट जाएगा। तो लोग क्या करते हैं इसमें जल्दी बढ़ाते नहीं या घटाते भी नहीं, कि घटाएगा तो दूसरा भी घटा लेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो इसमें होता है किंग डिमांड कर्व के बारे में यही बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नेसेसिटी, ड्यूरेबल। इसका जो आंसर हो जाएगा ABCD, यानी एज ए जैसे है वैसे ही रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है 10 रुपये का, तो उसका डिमांड मान लिया 100 पीस है, लेकिन अगर उसको 11 रुपये कर देंगे तो उसका डिमांड में भी घट जाएगा, 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे मेथड इसका जो है, मेथड है इसका जैसे परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन ऑफ मेथड, यानी कितना परसेंट रेट बढ़ा तो कितना परसेंट क्वांटिटी पर असर पड़ा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से भी करते हैं, ग्राफ बना के, टोटल आउटलेट टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से आर्क मेथड। टाइप्स क्या है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, यानी प्राइस को कम ज़्यादा करेंगे तो कितना डिमांड उसका घटेगा बढ़ेगा। एक होता है इनकम इलास्टिसिटी, यानी इनकम अगर कस्टमर का बढ़ता है तो कितना डिमांड बढ़ेगा, या इनकम घटता है तो कितना डिमांड घटेगा। एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो गाड़ियों की डिमांड में क्या असर पड़ेगा, तो उस तरह से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया लग्जरी का जो है इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा होता है। नेसेसिटी क्या है, इन इलास्टिक होता है, यानी जो भी आपका नेसेसरी प्रोडक्ट, जैसे प्याज है, वो कितना ही महंगा हो जाएगा आप तो उसको खरीदेंगे ही, तो वो नेसेसिटी हो गया, तो वो इन इलास्टिक होगा, उसके डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आने वाला कितना ही महंगा हो जाए। क्लोज सब्सिट्यूट इलास्टिक होगा, जैसे चाय का रेट बढ़ेगा तब कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, अगर थम्सअप का रेट बढ़ेगा आप कोको कोला पीना शुरू कर देंगे। तो ये होता है। नो सब्सिट्यूट इन इलास्टिक, यानी उसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है, उसको लेना ही है आपको, तो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, यानी उसका कितना भी रेट बढ़ जाए घट जाए उसका डिमांड में फ़र्क आने वाला नहीं है। हाई इनकम है, इन इलास्टिक, आपका इनकम ज़्यादा है तो इन इलास्टिक प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ा कितना ही महंगा प्रोडक्ट हो जाए। हाई कॉस्ट है, इलास्टिक। मोर यूजेज, इलास्टिक होगा। फ्यू यूजेज, इन इलास्टिक। इस तरह से ड्यूरेबल है, इलास्टिक होगा। पेरिसेबल है, इन इलास्टिक होगा। हैबिट, इन इलास्टिक, जिसका हैबिट है वो इन इलास्टिक होगा, क्योंकि जैसे गुटखा का हैबिट है, कितना ही महंगा हो जाए लोग खाएंगे ही। वाइन हो गया, बियर हो गया, लोग हैबिट हो जाता, चाय हैबिट हो गया, कितना ही महंगा होगा लोग पियेंगे ही। ये हैबिट हो जाता है। जैसे किसी को पढ़ने का ही हैबिट है, मान लिया अच्छी आदतों में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वो बुक तो खरीदा ही, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। तो किसी को खाने का आदत है वो खाएगा। तो इस तरह से हो गया हैबिट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहला ऑप्शन ऑफर ऑफ प्रपोजल, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पहले क्या होगा, ऑफर ऑफ प्रपोजल होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, प्रॉमिस, उसके बाद एग्रीमेंट बनेगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, EPRG फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू। पहला ऑप्शन इथनो पॉली रिजियो जियो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक, इथिक्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन, गाइडलाइन, ओरिएंटेशन, चौथा एवरी पर्सन रेफर ग्लोबल फ्रेमवर्क। तो इसका हमेशा याद रखिए, EPRG फ्रेमवर्क, EPRG तो इस हिसाब से रिलेटर भी अगर आप पकड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आपका निकल जाएगा EPRG के हिसाब से। इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि इथिक्स है इंटरनेशनल बिजनेस में, पॉलिसी इथिक्स उतना रिलेटेड नहीं है, गाइडेंस गाइडलाइन जो है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो EPRG फ्रेमवर्क क्या है, पहले है इसमें इथनोसेंट्रिक है, जैसे कोई भी कंपनी इंडिया में अगर है तो इंडिया के हिसाब से चलेगी, इंडिया के कल्चर के हिसाब से अगर बनी है तो वो उसी हिसाब से रहेगी। जैसे कहीं कहीं भी प्रोडक्ट अगर बेचेगी तो सेम ही प्रोडक्ट रहेगा, उसके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसी के कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट रहेगा। पॉलीसेंट्रिक क्या है, पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है कि हर कंट्री को अलग अलग टाइप से देखते हैं, जैसे हर कंट्री
के हिसाब से प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसका कल्चर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका प्रेफरेंस कैसा है, उस हिसाब से हर कंट्री का अलग अलग नीति बनाते हैं। रीजियो सेंट्रिक का एक रीजन कर लेते हैं, जैसे एक अमेरिका एक रीजन हो गया, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक यूरोप एक रीजन हो गया। वहाँ का कल्चर प्रेफरेंस लगभग मिला जुला होता है। जैसे इंडिया है तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब का क्या एक रीजन हो गया, एशिया, साउथ एशिया रीजन। इसका क्या टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ लगभग मिलता जुलता होता है। इस तरह से हम प्लान सेट करते हैं। एक जियो सेंट्रिक होता है कि एक कॉमन सेट तैयार कर लेते हैं जो पूरे दुनिया में चले उससे। इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। अब है यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, दिया हुआ है पैसेज, उसको पढ़ के इसका जवाब देना होगा। तो ये बर्न आउट से रिलेटेड है, पैसेज दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ बर्न आउट। तो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है। तो पहला है फैटिक ड्यू टू एक्सेसिव वर्क, डिसलाइक फॉर वर्क, फेलियर टू अचीव टारगेट। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है सिनिसिज्म स्टेज ऑफ बर्नआउट इज ऑफन एक्सपीरियंस बाय एम्प्लॉय एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव वर्क प्रेशर। दूसरा स्टेटमेंट है इन सिनिसिज्म स्टेज ऑफ बर्नआउट पर्सन विड्रॉल फ्रॉम अदर एंड सोलो शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड देम। इसका जो है स्टेटमेंट 1 जो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। एक तरफ है एग्जॉशन, सिनेसिज्म, इनफिशिएंसी। एग्जॉशन का क्या होगा, इसका होगा एनर्जी नहीं है, वर्क के लिए एनर्जी नहीं है। सिनेसिज्म के क्या होगा, नो इंटरेस्ट इन कस्टमर। इनएफिशिएंसी का क्या होगा, नॉट एबल टू कंप्लीट वर्क। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स इन बैलेंस मॉडल ऑफ बर्नआउट। इसका आंसर हो जाए 3 डायमेंशनल मॉडल। ये सब पैसेज का ही आंसर दिया हुआ है, आप पैसेज आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पैसेज अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा पैसेज है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर काउज्ड बाय बर्नआउट, कंसर्न फॉर क्लाइंट, नेगेटिव सोशल बिहेवियर, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। तो बी और सी इसका सही होगा, क्योंकि कंसर्न फॉर क्लाइंट काउज नहीं है, ये अच्छी बात है, क्लाइंट के लिए कंसर्न होना। तो बी और सी सही होगा। तो यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को थोड़ा शॉर्ट में हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कस्टमर को अपने राइट को समझना होगा और उसको इंटेलिजेंटली यूज करना होगा, क्योंकि आजकल ऑडियो वीडियो के ज़माना में क्या होता है, बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सही बता रहा है गलत। कोई जैसे फूड प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, जो दावा किया जाता है वीडियो में, जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन कंज्यूमर के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सही है या गलत है। इसके लिए बहुत सारा लॉ यहाँ पर दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ है। जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, हायर परचेज एक्ट 1972। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनेक्टेड sufficient number of laws for protection of consumer interest. The paragraph does not give comprehensive list of laws in favor of consumer. Legal environment for consumer in India is not conducive. लीगल इन्वायरमेंट फॉर कंज्यूमर इन इंडिया इज कंड्यूसिव। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं दिया हुआ है लॉ का। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। कंज्यूमर इन इंडिया आर अवेयर ऑफ दियर राइट्स, कंज्यूमर इन इंडिया एक्सरसाइज दियर राइट रिस्पॉन्सिबली, कंज्यूमर इन इंडिया आर अनअवेयर ऑफ दियर राइट्स एंड हेंस दे डू नॉट एक्सरसाइज देम। नन ऑफ द एबव कुड बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ गिवन हियर एबव। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि इस हिसाब से, क्योंकि तीनों ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसमें, और ये नहीं बोल सकते कि वो अवेयर है, या ये भी नहीं बोल सकते अवेयर नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। पहला है कंज्यूमर एंड लॉ आर नॉट एक्सप्लेन्ड वेल इन इंडिया, इंडियन जुडिशरी सिस्टम नीड ए ड्रास्टिक रिफॉर्म टू फैसिलिटेट कंज्यूमर वेलफेयर, इंडियन मैन्युफैक्चर आर क्लेवर, द इंडियन कंज्यूमर हैव नो रेमेडी एंड गेट फ्रस्ट्रेट। इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन जुडिशरी सिस्टम नीड ए ड्रास्टिक रिफॉर्म टू फैसिलिटेट कंज्यूमर वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज द सेंटर पॉइंट इन द पैसेज। कंज्यूमर्स, जुडिशियल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल पॉइंट कौन होना चाहिए, कंज्यूमर होगा। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर आर सेंसिटिव अबाउट कंज्यूमर राइट्स। यानी सेंसिटिव तो हो नहीं सकता। प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर आर इनसेंसिटिव अबाउट कंज्यूमर राइट, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ
मतलब कि ये इनसेंसिटिव है। तो इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, शिफ्ट 2 के साथ। ये शिफ्ट 1 का था। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, या सेट की तैयारी कर रहे हैं, या PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। धन्यवाद।